विज़र्ड, आई कैन रिफाइन एवरीथिंग। अध्याय 41। क्या तुम्हारे पास जादुई शक्ति का पता लगाने का कोई औजार है? एना ने जम्हाई ली और असंतुष्ट होकर रिचर्ड के सिर पर थपथपाया। तुम इतनी सुबह सुबह मुझसे मिलने आए हो और बस इतना ही पूछ रहे हो। हालांकि वह रिचर्ड के प्रति बहुत सहनशील थी, फिर भी जब उसे जगाया गया तो वह थोड़ी चिड़चिड़ी थी। माफ़ करना सिस्टर एना, मेरे मन में बस एक विचार आया था जिसे मैं रोक नहीं पाए। रिचर्ड ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। जब उसने एना को जम्हाई लेते और दुकान का दरवाज़ा खोलते देखा तो उसे एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। एना एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। जादुई शक्ति का पता लगाने के लिए वाकई औजार होते हैं और कई तरह के। तुम किसकी जादुई शक्ति का पता लगाना चाहते हो? अच्छा, ये कीमियाई पदार्थ, औषधीय जड़ी बूटियाँ और दूसरी चीज़ें हैं। कीमियाई पदार्थ? तो जादुई जांच का इस्तेमाल करो। मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए ले आता हूँ। एना मुड़ी और दुकान के पिछले कमरे में चली गई और लगभग 1 फुट लंबी एक कांसे की सुई निकाली। होश में आओ, एना ने मेज़ पर दस्तक दी और कांसे की सुई रिचर्ड को दे दी। इस चीज़ को उस सामग्री में डुबो जिसका तुम परीक्षण करना चाहते हो और उस पर बने रूनों को चमकते हुए देखो। ठीक है, रिचर्ड ने सुई ले ली। लेकिन तुम अपनी जादुई शक्ति का परीक्षण क्यों करना चाहते हो? हालांकि कियाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उत्पादित सामग्रियों की गुणवत्ता अलग अलग होती है, फिर भी वे या तो औसत दर्जे की होती हैं या उत्कृष्ट। वे कभी भी घटिया उत्पाद नहीं बेचेंगे। एना अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई, फिर अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिकाए और उत्सुकता से रिचर्ड को देखा। रिचर्ड ने अपना सिर खुजलाया। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं इसे बेहतर बनाने की योजना बना रहा हूँ। या यूँ कहें कि मैं शिक्षक के नुस्खे को और बेहतर बनाने की योजना बना रहा हूँ। सूत्र सुधारो। एना का चेहरा अचानक बदल गया। तुम्हें कीमिया सीखते हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम अभी से सूत्र बदल रही हो? रिचर्ड एना को देखकर चौंक गया। यह कोई बदलाव नहीं, बल्कि एक सुधार है। रिचर्ड को जोर देना पड़ा। शिक्षक ने जो नुस्खा दिया है वह बहुत अस्पष्ट है। इस तरह से औषधियाँ बनाकर सफलता दर बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। रुको रिचर्ड, मेरी बात सुनो, सोचना बंद करो। एना के शरीर से जादुई शक्ति का एक विस्फोट फूट पड़ा, जिसने रिचर्ड को पल भर में दबा दिया। इस शक्तिशाली जादू के प्रभाव में रिचर्ड अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। क्या यही निचले स्तर के प्रशिक्षुओं और उच्च स्तर के प्रशिक्षुओं के बीच का अंतर है? रिचर्ड चौंक गया। हालांकि रिचर्ड ने एक्सचेंज मीटिंग में एरिक की ताकत देखी थी, लेकिन जब उसने वरिष्ठ प्रशिक्षु का सामना किया तभी उसे एहसास हुआ कि वह कितना शक्तिशाली है। मेरी बात सुनो रिचर्ड। एना ने खुद को शांत किया और फिर अपने दबाव को छोड़ दिया। रिचर्ड, मैं जानती हूं कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, मुझसे भी बेहतर प्रतिभाशाली। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, तुम बस एक निचले स्तर के प्रशिक्षु हो जिसने अभी अभी कीमिया सीखी है। कीमिया के बारे में तुम्हारी समझ मेरी और चाक्स जितनी भी अच्छी नहीं है। एना ने अपनी आवाज़ को यथासंभव कोमल रखने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी कि रिचर्ड अपनी उम्र में विद्रोही स्वभाव का है। हमारे शिक्षक ने हमें जो भी ज्ञान दिया था, चाहे वह नुस्खा हो या खाका, वह सब उन्होंने खुद अभ्यास किया था। अगर तुम उनके नुस्खे का पालन करोगे तो तुम असफल हो सकते हो, लेकिन तुम कभी खतरे में नहीं पड़ोगे। क्या तुम समझ रहे हो? एना की आंखें उत्सुकता से भरी थीं। उसने पहले भी ऐसी ही बेवकूफ़ी भरी हरकतें की थीं। अगर कियाओ लुओडे ने समय रहते इसका पता नहीं लगाया होता तो वह अब हड्डियों का ढेर बन चुकी होती। वह नहीं चाहती थी कि रिचर्ड भी यही गलती करे। मुझे लगता है सिस्टर अन्ना, आप थोड़ी ज़्यादा संवेदनशील हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा, मैं सटीक बात कह रहा हूँ। रिचर्ड ने कुछ असहाय होकर समझाया कि अन्ना के लक्षण पीटीएसडी जैसे थे। एना उसे समझाना जारी रखना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया। अगर आपको चिंता हो रही है सिस्टर अन्ना, तो क्या आप मेरे साथ आ सकती हैं? आपके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बस औषधियाँ बना रही हूँ, लाल पारे से नहीं खेल रही। तुम अन्ना जानती थी कि उसका अनुनय विनय व्यर्थ था और उसने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा, चलो प्रायोगिक क्षेत्र में चलते हैं। मैं जादुई पत्थरों का खर्चा उठाऊंगी। जब तक तुम्हें एक बार नुकसान नहीं होगा तब तक तुम सबक नहीं सीखोगी। रिचर्ड खुश था, क्योंकि उसे इस अप्रत्याशित लाभ का जरा भी अंदाजा नहीं था। ठीक है, अब चलें। अन्ना ने रिचर्ड को गुस्से से घूरा। चलो। अल्पविराम। प्रयोगशाला में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। परीक्षण बेंच के अलावा जादूगर को बाकी सब खुद ही तैयार करना होगा। अन्ना कोने में खड़ी थी, खुद को छिपाने के लिए उसने कहीं से एक पर्दा लाकर रखा था। मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हारे प्रयोगों को नहीं देखूंगा, न ही उनमें शामिल होऊंगा। रिचर्ड ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। जादूगरों की दुनिया में पेटेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर ज्ञान लीक हो जाता तो चोर से निपटने का एकमात्र तरीका मुक्कों का इस्तेमाल करना होता था।
जादूगर अकादमी से पहले जिन जंगली जादूगरों की आध्यात्मिक शक्तियां अप्रत्याशित रूप से जागृत हो जाती थीं, लेकिन उनके पास कोई गुरु नहीं होता था, वे केवल अपने दम पर ही ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा जादूगर अकादमी भी केवल प्रशिक्षुओं को ही ज्ञान प्रदान करती थी। आगे बढ़ने के लिए उन्हें या तो प्रशिक्षु बनना पड़ता था या खुद ही खोज करनी पड़ती थी। इसलिए जादूगरों की दुनिया में जादूगरों का कुछ विषयों के प्रति पक्षपाती होना बेहद आम है। रिचर्ड ने अनुमान लगाया कि उसका नुस्खा इतना अस्पष्ट होने का कारण शायद ये था कि जो लॉर्ड का मुख्य शोध औषधियों पर नहीं था, इसलिए वह सटीक सूत्र बनाने में बहुत आलसी था, या उसने सूत्र किसी और से प्राप्त किया था। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। औषधि तैयार करने के 3 महीने बाद रिचर्ड इस कला में निपुण हो चुका था। सामग्री को संसाधित करना, सामग्री मिलाना, जादू का इंजेक्शन लगाना, शक्ति रिचर्ड के हाथों में हर कदम बिल्कुल सही क्रम में था। जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ता गया, रिचर्ड औषधि तैयार करने के हर चरण का जादुई मान दर्ज करता रहा। सूर्य और चंद्रमा बारी बारी से बदलते हैं और समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही रिचर्ड आधे महीने से प्रयोग में था। पिछले 2 हफ्तों से रिचर्ड अपना सारा समय ध्यान करने और अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त करने के अलावा प्रयोग करने में बिता रहा था। अन्ना, जो उसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार थी, दुकान से कुछ किताबें प्रयोगशाला में ले आई और अंत तक रिचर्ड की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प किया। उसने अपनी सांसें रोक लीं। वह तब असफल रही थी, तो क्या रिचर्ड सफल हो सकता है? आखिरी परीक्षण, 9वें चरण का जादुई मान 13.5 है। अगर यह सफल होता है तो 13.5 सबसे निचला बिंदु होगा। अगर यह विफल हो जाता है तो 14 सबसे निचला बिंदु होगा। रिचर्ड ने आंखों के नीचे काले घेरे के साथ अपनी नोटबुक में प्रयोगात्मक डेटा का आखिरी टुकड़ा दर्ज किया। अन्ना ने उसे जो जांच उपकरण उधार दिया था, वह केवल 0.5 माप सकता था और वह अधिक सटीक होने का इरादा नहीं रखता था। जब तक वह इस अंतिम विन्यास को पूरा कर लेता है, वह एक काफ़ी सटीक सांद्रता औषधि सूत्र प्राप्त करने में सक्षम होगा। रिचर्ड ने यांत्रिक रूप से सामग्रियों को संसाधित किया और फिर उन्हें यांत्रिक रूप से कढ़ाई में डाल दिया। इस समय उसके पास अब पहले जैसा जोश नहीं था, केवल अंतहीन सुन्नता थी। बार बार काम करना लोगों के जोश को सबसे ज्यादा खत्म कर देता है। जैसे जैसे सामग्री डाली जाती गई, कढ़ाई में तरल का रंग धीरे धीरे बदलता गया। रिचर्ड ने प्रत्येक चरण पर कढ़ाई में जादुई मान भी मापा। जब वह अंतिम चरण पर पहुंचा तो रिचर्ड के सुन्न दिल ने आखिरकार गति की एक लहर महसूस की। धमाका! बर्तन से नीली भाप निकली। रिचर्ड ने बर्तन में गहरे नीले तरल को देखा, एक पल के लिए स्तब्ध, और फिर महसूस किया राहत मिली। बड़ी बहन, बाहर आओ, मैं कामयाब हो गया। रिचर्ड हंसा और अन्ना को छुपाने वाली स्क्रीन हटा दी। सफल? तुम कैसे कामयाब हो गईं? अन्ना थोड़ी उलझन में थी। क्या रिचर्ड इन दिनों सिर्फ एकाग्रता की औषधियां ही नहीं बना रहा था? कॉन्फ़िगरेशन की विफलता के अलावा कोई विस्फोट भी नहीं हुआ। बड़ी बहन, आप समझ नहीं रही हैं। रिचर्ड ने बिना कुछ और बताए अपना सिर हिला दिया। यह नए युग की पहली चीख है। सूत्र को परिष्कृत करने के बाद रिचर्ड ने पिछले आधे महीने में बनाया गया साधारण औषधि अन्ना को भुगतान के रूप में दे दिया और उसके लिए एक मशीन भी बनवाई। पिछले आधे महीने का सारा सामान अन्ना से उधार लिया गया था। जो तुम चाहती हो उसे बनाना मुश्किल नहीं है। एक जादुई जांच और कुछ स्थिर जादुई इनपुट उपकरण समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन अन्ना बोलने में हिचकिचा रही थी। रिचर्ड द्वारा बनाई गई मशीन ने उसके मन में एक अजीब सा अनुमान लगा दिया। क्या उसने औषधि बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया था? बहन अन्ना, आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं। अन्ना ने अपना सिर हिलाया और अपने मन में आए उस अजीब से विचार को निकाल दिया। मशीनों से औषधि कैसे बन सकती है? मैं इन कुछ दिनों के लिए खाली हूँ। 1 हफ्ते रुको और 1 हफ्ते बाद मुझसे मिलने आना। अन्ना की सहमति देखकर रिचर्ड को यकीन हो गया। अन्ना का शोध जादुई उपकरण और कीमियाई मशीनरी पर केंद्रित था। पिछले 1000 सालों में क्याओलुओडे की सबसे उत्कृष्ट छात्रा होने के नाते रसायन विज्ञान की मशीनों में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से प्रशिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ थीं। चूंकि वह मशीनें खुद बनाती है, इसलिए मशीनों की गुणवत्ता और सटीकता की पूरी गारंटी है। प्रयोगशाला से निकलने के बाद रिचर्ड औषधि के जादुई पत्थरों का भुगतान करने के लिए अन्ना के पीछे पीछे व्यावसायिक क्षेत्र में गया। अब तुम खूब पैसा कमा रही हो। मैं, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। अन्ना ने जादुई पत्थरों से भरा थैला रिचर्ड को दिया और मजाक में कहा। रिचर्ड शर्माते हुए मुस्कुराया। मैं बड़ी बहन से कैसे तुलना कर सकता हूँ? बड़ी बहन, तुम्हारा एक जादुई कवच मुझे 1 महीने की औषधि बनाने में लगने वाले पैसे के बराबर है। अब तुम्हारी उम्र क्या है? मैं तो पहले से ही एक बड़ी प्रशिक्षु हूँ। अन्ना ने आह भरी। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे पीछे यांगीजी नदी की लहरें आगे की लहरों को दूर धकेल रही हों और आगे की लहरें समुद्र तट पर दम तोड़ रही हों। रिचर्ड को रसायन विद्या का ज्ञान बहुत कम समय से है, फिर भी उसने ऐसे परिणाम प्राप्त किए हैं।
जब वह अपनी वर्तमान अवस्था में पहुंचेगा तो मुझे आश्चर्य होता है कि वह किस प्रकार का राक्षस बनेगा। चूंकि वह आधे महीने से छात्रावास नहीं गया था, इसलिए रिचर्ड ने व्यावसायिक क्षेत्र से दर्जनों किलोग्राम ताज़ा गोमांस और 2 किलोग्राम लोहे के छर्रे खरीदे। मैंने कुछ दिनों से वुनी को खाना नहीं खिलाया है, उसे भूखा मत रहने देना। शुक्र है, जब वह छात्रावास लौटा तो वुनी बिल्कुल नहीं बदला था, सिवाय इसके कि उसके पंख थोड़े फीके पड़ गए थे और उनमें पहले जैसी चमक नहीं थी। और उसके मुंह के कोने पर रिचर्ड को मांस का एक निशान भी मिला। अच्छा बेटा, तुम तो सचमुच खाना चुराने गए थे। रिचर्ड ने वूनी के पंखों को सहलाया और वूनी ने उसे धीरे से रगड़ा। वूनी को खाना खिलाने के बाद रिचर्ड अपनी मेज पर लौटा और एली द्वारा दिए गए मॉडल को फिर से देखा। इस विघटित रून सरणी का उपयोग अभी भी एक मंत्र के रूप में किया जा सकता है, लेकिन रिचर्ड को अब इस मंत्र को और अधिक उपयोगी बनाने पर विचार करना होगा। आइस कोन मंत्र जारी करने के बाद एक लंबी त्वरण प्रक्रिया होगी। रिचर्ड ने पांडुलिपि के कागज पर कलम से लापरवाही से लिखा, निरंतर त्वरण, क्या ये रॉकेट जैसा नहीं है? रॉकेट की उड़ान को अपनी अधिकतम गति तक पहुंचने के लिए निरंतर ईंधन की खपत की आवश्यकता होती है, जबकि आइस कोन मंत्र धीरे धीरे त्वरण प्राप्त करने के लिए आइस कोन से जुड़ी गतिज ऊर्जा का उपभोग करता है। यदि वह त्वरण प्राप्त करते समय आइस कोन पर बार बार त्वरण मंत्र का प्रयोग करता है, तो क्या प्रक्षेप्य की क्षति दूरी लंबी होगी और शक्ति अधिक होगी? रिचर्ड को लगा कि उसे बात समझ आ गई है, लेकिन विचार तो बस विचार होते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काफ़ी प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि रिचर्ड ये जादुई पोशाक बनाना चाहता है तो उसे मंत्र के लिए एक उपयुक्त वाहक सामग्री ढूंढनी होगी और फिर रून स्थितियों और जादुई चालन परिपथों को डिज़ाइन और योजना बनानी होगी। दूसरी बात यह है कि इस मंत्र में रूनों की संख्या को यथासंभव कम किया जाए। जितने ज़्यादा रून होंगे उतनी ही ज़्यादा जादुई शक्ति की ज़रूरत होगी और उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा का क्षय होगा। अगर मंत्र को मौजूदा रूनों की संख्या के अनुसार उकेरा जाए तो रिचर्ड को सामग्री की जांच करने की ज़रूरत नहीं होगी और वह सीधे मित्रिल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कौन सा कीमियागर मित्रिल की लालसा नहीं करेगा? उसे पाने की बारी उसके शिष्य की कैसे हो सकती है? रिचर्ड के विचार के अनुसार इस जादुई पोशाक में एक लंबा और संकरा त्वरण चैनल होना चाहिए, जिसमें चैनल के अलग अलग स्थानों पर गतिज मंत्र उकेरे गए हों ताकि मंत्र प्रक्षेपित की गई वस्तु पर पूरी तरह से प्रभाव डाल सकें। रिचर्ड ने अपने विचार का एक मसौदा तैयार किया और कुछ संशोधनों के बाद पांडुलिपि के कागज पर अचानक एक बंदूक का एक बेहद भद्दा जादूगर संस्करण दिखाई दिया। ये सचमुच भाग्य है। रिचर्ड उस मसौदे को देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। प्रारंभिक डिज़ाइन चित्रों के साथ रिचर्ड ने इसका निर्माण शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने पड़ोस में रहने वाली एली से कहा कि वह गतिज मंत्र में रूनों की संख्या यथासंभव कम कर दे। एली ने तुरंत इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। फिर उसने ऐसी सामग्रियां इकट्ठा करना शुरू किया जो उसे लगा कि प्रयोग के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में उपयोगी हो सकती हैं। रिचर्ड के विचार के अनुसार ये जादुई पोशाक त्वरण नलियों और प्रक्षेप्यों, या आम भाषा में कहें तो बंदूक की नालों और गोलियों से बनी होनी चाहिए। इनमें गोली की सामग्री विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक योग्य गोली में पर्याप्त कठोरता, अपेक्षाकृत कम घनत्व और पर्याप्त प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो उसमें जादू को तोड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन सामग्री इकट्ठा करना एक थकाऊ काम था। कुछ देर कोशिश करने के बाद रिचर्ड को अचानक याद आया कि उसकी मुलाकात एक प्रशिक्षु से हुई थी जो रसायन विज्ञान की सामग्रियों के व्यवसाय में था। ... ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। केविन ने रिचर्ड द्वारा बनाई गई सूची देखी। वह कुछ समय से कीमिया के धंधे में था, लेकिन रिचर्ड द्वारा दी गई सामग्रियों की सूची देखकर केविन अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा था कि वह क्या करना चाहता है। प्रयोग करते समय कई अलग अलग सामग्रियों को आजमाना ज़रूरी है। रिचर्ड ने हल्के से कहा, मैं व्यापारिक क्षेत्र में इन चीज़ों पर नज़र रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर कोई जादूगर संघ या प्रशिक्षु बिक्री के लिए आएगा तो मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊँगा। केविन ने सूची मोड़कर अपनी जेब में रख ली। मैंने सुना है कि अब तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, रिचर्ड। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस गुरु की उपाधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रिचर्ड ने हाथ हिलाया। अरे, ज़्यादा विनम्र होना असल में घमंड है। केविन खड़ा हुआ और रिचर्ड के लिए एक कप चाय डाली। अन्ना के कॉटेज का कॉन्सेंट्रेशन पोषण व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी मशहूर है। जिन प्रशिक्षुओं ने इसका इस्तेमाल किया है उनका कहना है कि यह उलरिच की कीमिया की दुकान के पोषण से ज़्यादा असरदार है। उलरिच कीमिया की दुकान? रिचर्ड ने संदेह से पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता? केविन थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हारे पहले कॉन्सेंट्रेशन पोषण हमेशा मास्टर उलरिच की कीमिया की दुकान में बिकता था। मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। रिचर्ड ने अजीब तरह से अपनी ठुड्डी को छुआ। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि व्यापारिक इलाके में कौन कॉन्सेंट्रेशन पोषण बेच रहा है। कॉलेज जिस दवा बाजार पर ध्यान केंद्रित करता है वह बहुत बड़ा है और अब उसके लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने का समय नहीं है। अब सब यही कह रहे हैं, तुमने जोसेफ को चुनौती देने के लिए कॉन्सेंट्रेशन पोषण बनाया था क्योंकि उसने तुम्हारी औरत चुराई थी।
क्या बकवास है, रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं अभी इतना आज़ाद नहीं हूँ। हालांकि तुम्हारा यह मतलब नहीं था, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। केविन रुका, और उलरिच कीमिया की दुकान का समर्पित पोषण का कारोबार तुम्हारी वजह से सचमुच सिकुड़ गया है। शुरू में फोकस्ड पोषण की कमी थी, इसलिए गुणवत्ता खराब होने पर भी सब उसे बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन तुम्हारे जैसे प्रतिस्पर्धी के उभरने के बाद कुछ कम उत्सुक प्रशिक्षु इंतजार करने लगे हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारे पोषण का इंतजार कर रहे हैं। केविन की आंखों में चमक आ गई। तुम्हारा पोषण अच्छी क्वालिटी का और स्थिर है। तुम हर महीने बड़ी मात्रा में पोषण बनाते हो। अगर मुझे किसी मिशन पर जाने की जल्दी नहीं है तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारा पोषण खरीद लूंगा। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। रिचर्ड ने सिर हिलाया। तो अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। हाँ, रिचर्ड, तुम्हारा गुस्सा अब भी वैसा ही है। हवाई जहाज पर भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। केविन मुस्कुराया और अपना उद्देश्य बताया। मैं तुम्हारा पोषण एजेंट बनना चाहता हूँ। एजेंट? मुझे एजेंट की क्या ज़रूरत है? रिचर्ड ने पूछा। मैं अब औषधियाँ अच्छी तरह बेच रहा हूँ, मुझे पाई बांटने के लिए किसी और की क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं नहीं, तुमने मुझे गलत समझा। केविन ने बार बार हाथ हिलाया। मुझे तुम्हारे जादुई पत्थरों में हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे बस बिक्री के अधिकार चाहिए। औषधि से होने वाला सारा मुनाफा तुम्हारा है। मैं एक पैसा भी नहीं लूँगा। पैसे नहीं? फिर तुम कमाते कैसे हो? रिचर्ड ने केविन की आंखों में देखा और पूछा, और तुमने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। मुझे एजेंट क्यों रखना चाहिए? सुरक्षा की वजह से, क्योंकि तुम्हें जोसेफ से दुश्मनी है, तुम उसके व्यवसाय को प्रभावित करते हो, तुम्हारे पास वह औरत है जिसे वह चाहता है, और क्योंकि उसके पास इतने जादुई पत्थर हैं कि वह तुम्हें श्राप देने के लिए किसी को ढूंढ सकता है। केविन की आंखें बिल्कुल भी डरपोक नहीं थीं। उसने रिचर्ड की नज़र का सीधा जवाब दिया और अपने तर्क दिए। और एजेंट तुम्हारे सामने एक ढाल और एक सीटी है। औषधियों के जरिए जो भी श्राप आएगा उसका भार सबसे पहले मुझे ही उठाना पड़ेगा। केविन के तर्क इतने ठोस थे कि रिचर्ड को इस सुझाव की अहमियत पर विचार करना पड़ा। मुझे थोड़ा समय चाहिए, केविन। रिचर्ड खड़ा हो गया। मुझे तुम्हारी बात की पुष्टि करनी है। अगर तुम जरा भी झूठ बोले तो ये सौदा रद्द हो जाएगा। मैंने जो भी कहा वह सब सच है। मैं अपने अंतिम नाम की कसम खाता हूँ। केविन ने आसमान की ओर कसम खाए। ... सेंट्रल ब्लैक टावर, 56वीं मंजिल। एजेंट, यही तो कहते हैं। चक्स ने अपनी वाइन का एक घूंट लिया। तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? अन्ना का संपर्क टूट गया है क्योंकि वह रिचर्ड के लिए एक कस्टमाइज्ड मशीन बना रही थी। अब रिचर्ड के सवालों का जवाब देने वाला एकमात्र सीनियर चक्स है। कोई मेरे पास आया था और मेरा एजेंट बनना चाहता था। उसने कहा था कि वह मुझे श्राप से बचाएगा। रिचर्ड चक्स के सामने बैठा था और अपनी उंगलियां सामने मेज पर बजा रहा था। और उसे मुनाफा नहीं चाहिए, उसे बस उसे बेचने का अधिकार चाहिए। ये बिल्कुल सामान्य है, सहमत हूँ। चक्स ने सहजता से कहा। उसने जो कहा वह सच है। एजेंट सचमुच लोगों को श्रापों से बचने में मदद कर सकता है। एक एजेंट होता है जो सीटी बजाता है, और अगर कोई श्राप आता है तो आप उससे निपटते हैं। और उनके अपने फायदे भी हैं। रिचर्ड ने भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब है तुम्हारा? चक्स की आंखों में एक चतुर चमक चमक उठी। छोटे भाई, अकादमी में कॉन्सेंट्रेशन पोषण एक लोकप्रिय वस्तु है। हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। आप इसे उसे दे देते हैं और इसे किसी को भी बेचना उसका अधिकार बन जाता है। उसे बस कुछ बोतलें रखनी हैं और वह उन्हें उन लोगों से कुछ एहसान के पत्थर के बदले में ले सकता है जिन्हें इस औषधि की तुरंत ज़रूरत है। मैं समझ गया। रिचर्ड को अचानक समझ आ गया। यह एक फ़ायदेमंद सौदा है। मेरा सुझाव है कि आप इस पर सहमत हो जाएं। हालांकि मास्टर सुजाना एक 2 विद्यालय की छात्रा हैं, फिर भी वह अपनी प्रशिक्षुता के दौरान एवोकेशन स्कूल पर ज़रूर ध्यान केंद्रित करेंगी। एक एजेंट को ढाल के रूप में रखना थोड़ा सुरक्षित है। रिचर्ड खड़ा हुआ और बोला, ठीक है भाई, आपका समय लेने के लिए मुझे माफ़ करना। क्या समस्या है? चक्स ने हाथ हिलाया। ये बस एक छोटा सा अनुभव है। आप अकादमी में लंबे समय से हैं, इसलिए आपको ये पता है। केविन के कमरे में वापस आकर रिचर्ड और केविन ने एक एजेंसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रिचर्ड ने केविन को फोकस पोषण बेचने का अधिकार दिया, लेकिन कीमत तय करने का अंतिम फैसला अभी भी उन्हीं का था। हालांकि अनुबंध के तहत केविन पोषण के उत्पादन का 10% हिस्सा खरीद सकता था, जो केविन के लिए पर्याप्त था। इसके बाद रिचर्ड ने सामग्रियों का परीक्षण शुरू किया। केविन के जरिए उसे लगातार तरह तरह की अजीबोगरीब सामग्रियां पहुंचाई जाती रहीं। इसी दौरान रिचर्ड द्वारा अन्ना के लिए कस्टमाइज की गई मशीन भी पूरी हो गई। यह एक ऐसी मशीन थी जो अन्ना को बहुत अजीब लग रही थी। पूरी मशीन 2 हिस्सों में बटी हुई थी। ऊपरी हिस्से में सामग्री रखने के लिए एक भंडारण टैंक रखा गया था और निचले हिस्से में एक कड़ाही रखी गई थी। भंडारण टैंक नीचे के छेद से कड़ाही में सामग्री डालता था।
सामग्री प्राप्त करने के बाद कड़ाही में जादू पहुंचाने के लिए एक स्थिर जादू ट्रांसमीटर को सक्रिय कर देती थी। कड़ाही के अंदर एक जादुई जांच होती है। जब जब कड़ाही में तरल की जादुई शक्ति मानक स्तर तक पहुंच जाती है तो जादुई ट्रांसमीटर बंद हो जाएगा और दूसरा भंडारण टैंक रिलीज के लिए सक्रिय हो जाएगा। जब सांद्रता औषधि की एक बोतल तैयार हो जाती है तो कड़ाही के नीचे का आउटलेट अपने आप खुल जाएगा, औषधि का डिब्बा बोतल में डाल दिया जाएगा और फिर अगला चक्र शुरू हो जाएगा। पूरी मशीन लगभग एक अलमारी के आकार की है। इसे चालू करने पर हर बार 3 जादुई पत्थर खर्च होते हैं और ये 10 बार की मियाँ पूरी कर सकती है। हालांकि यह मशीन पूरी तरह से स्वचालित नहीं हो सकती, लेकिन इसने रिचर्ड की ऊर्जा को काफ़ी हद तक मुक्त कर दिया है, जिससे वह प्रयोग करने और सीखने में ज़्यादा समय बिता सकता है। मशीन प्राप्त करने के बाद रिचर्ड ने फोकस औषधि की 100 बोतलों का मासिक उत्पादन लक्ष्य रखा, जो कि एक बड़ी मात्रा थी, लेकिन अत्यधिक नहीं। अगर जो लॉर्ड की किताब में प्रतिभाशाली प्रशिक्षुओं के रिकॉर्ड देखें तो उनका उत्पादन पिछले कुछ के बराबर भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी रिचर्ड के औद्योगिक मानक औषधियों का व्यावसायिक क्षेत्र में हस्तनिर्मित औषधियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उल्ल, क्या तुम्हें मिल गया? अन्ना की झोपड़ी के सामने एक प्रशिक्षु ने अपने साथी से, जो अभी अभी दुकान से बाहर निकला था, चिल्लाकर पूछा। मुझे मिल गया, उल्ल ने एकाग्रता औषधि की एक बोतल पकड़े हुए उत्साह से चिल्लाया। उसके आसपास के प्रशिक्षुओं ने ईर्ष्या भरी नज़रों से उसे देखा और आगे बढ़ते रहे। अन्ना की झोपड़ी में एकाग्रता औषधियों की उत्कृष्ट गुणवत्ता की ख्याति प्रशिक्षुओं के बीच व्यापक रूप से जानी जाती है और लगभग सभी प्रशिक्षु एकाग्रता औषधि खरीदने के लिए अन्ना की झोपड़ी को अपनी पहली पसंद के रूप में चुनते हैं। थोड़ी देर बाद अन्ना के केबिन के अंदर से एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। एकाग्रता औषधि बिक चुकी है। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो कृपया अगले महीने फिर आइएगा। जो प्रशिक्षु औषधि नहीं खरीद पाए वे निराश होकर दुकान से चले गए, जबकि जिन प्रशिक्षुओं को इसकी तत्काल आवश्यकता थी वे अपने साथी प्रशिक्षुओं से पूछकर औषधि को ज़्यादा कीमत पर खरीदने की कोशिश करने लगे। औषधियों में विशेषज्ञता वाली एक पुरानी दुकान होने के कारण उलरिच कीमिया शॉप के दरवाजे पर शायद ही कोई आता जाता हो। ऐसा लग रहा था जैसे प्रशिक्षु भूल गए हों कि यही वह दुकान थी जहां वे कतार में खड़े होते थे। अल्पविराम, तुमने क्या कहा? जोसेफ अपने सामने खड़े प्रशिक्षु पर चिल्लाया। तुमने कहा था कि मेरी आधी औषधियां बिक नहीं पाईं। यह विशेष औषधि बिक नहीं सकती। जोसेफ ने गुस्से में मेज पटक दी, जिससे वह लगभग टूट ही गई। 2 साल पहले उन्होंने प्रशिक्षु विनिमय बैठक में गर्व से घोषणा की थी कि उलरिच स्टोर हर महीने कम से कम 50 बोतलें सांद्रता औषधि बेचेगा। उस समय सभी प्रशिक्षु जो इस खबर से वाकिफ थे तालियां बजा रहे हैं। इसी वाक्य की वजह से वह हर महीने औषधियां बनाने में बहुत समय लगाता था और अपनी कीमियागिरी में भी देरी करता था। और अब सिर्फ 2 साल ही बीते हैं और उसकी एकाग्रता औषधि अब बिक नहीं रही है। जोसेफ की दहाड़ सुनकर प्रशिक्षु बस कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर झुका सका। वह तो बस एक कर्मचारी था और दुकान के युवा मालिक से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। साहब, सारी औषधियां यहाँ हैं। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? क्या हो रहा है? जोसेफ ने अपना गुस्सा दबा लिया। फोकस पोषण जैसे सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद का न बिकना नामुमकिन था। उसके व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कुछ बाहरी कारण जरूर होंगे। साहब, प्रशिक्षु ने सावधानी से कहा, क्या आपको पता नहीं? व्यापारिक क्षेत्र में एकाग्रता औषधियां बेचने वाले आप अकेले नहीं हैं। मास्टर जो लॉर्ड का प्रशिक्षु रिचर्ड भी एकाग्रता औषधियां बेच रहा है। और क्या? जोसेफ की आंखें जल रही थीं और उसकी गुस्से भरी नज़र उसके सामने बैठे प्रशिक्षु को लगभग छलनी में छेदती हुई सी लग रही थी। इसके अलावा उसकी शिपमेंट मात्रा तुम्हारे से ज़्यादा है और उसके केंद्रित औषधियों की गुणवत्ता ज़्यादा स्थिर है। प्रशिक्षु ने बार बार इस पर विचार किया और अच्छा की जगह ज़्यादा स्वीकार्य स्थिर शब्द इस्तेमाल करने का फैसला किया। स्थिर, स्थिर। जोसेफ इन शब्दों से लगभग पागल हो गया। वह एक जादूगर का वंशज था जिसने बचपन से ही जादूगरी की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन अपनी सबसे प्रतिभाशाली औषधि में वह उस जंगली प्रशिक्षु जितना अच्छा नहीं था जिसे नश्वर लोगों में से चुना गया था और जिसने सिर्फ कुछ साल ही कीमिया सीखी थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि रिचर्ड उस औरत के लिए उससे प्रतिस्पर्धा करे। जैसा उसने कहा, ज्ञान और जादुई पत्थर एक जादूगर की प्रगति की आधारशिला होते हैं। लेकिन अब रिचर्ड सचमुच उससे जादुई पत्थर छीनना चाहता है। मैं उससे जादुई पत्थर छीनने ही वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह ... सर, क्या आपको कुछ और कहना है? प्रशिक्षु क्लर्क ने धीमी आवाज में पूछा। जोसेफ ने हाथ हिलाकर प्रशिक्षु को जाने का इशारा किया। जैसे ही प्रशिक्षु ने दरवाज़ा बंद किया, जोसेफ पागल हो गया और मेज़ पर जोर जोर से पटकने लगा। उसने कमरे की हर चीज़ को पागलों की तरह तोड़ डाला, मेज़ तोड़ दी, फूलदान तोड़ दिया और दीवार पर लगी पेंटिंग्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने पूरे कमरे को खंडहर में बदल दिया। अपना गुस्सा निकालने के बाद जोसेफ फर्नीचर के खंडहरों पर बैठ गया और दीवार को घूरता रहा। क्या उसका गुस्सा शांत हुआ?
नहीं, वह उठा और अपने कपड़े ठीक किए, फिर एक अलमारी के पास गया और कॉलेज के सिक्कों के कई रोल निकाले। उसने सिक्कों की संख्या गिनी और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे पर्याप्त हैं, उसने एक काला लबादा पहना और लिविंग एरिया में कॉर्नेली नामक एक रेस्टोरेंट में चला गया। सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? एक वेटर आगे आया और पूछा। जोसेफ ने वेटर को ठंडी नज़र से देखा और कहा, मीडियम रेयर ब्लैक रॉक बीफ स्टेक। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये किसके लिए है? वेटर ने एक छोटी नोटबुक निकाली। रिचर्ड ऑफ चोरॉड। वेटर ने भौहें चढ़ाईं और उसका लिखने वाला हाथ रुक गया। ये तो बहुत बड़ा आदमी है। तुम ऐसा नहीं करोगे? जोसेफ ने वापस पूछा। हाँ, वेटर ने रिचर्ड का नाम लिखा और कागज़ फाड़ दिया। लेकिन तुम्हें इसके लिए अलग से पैसे देने होंगे। श्राप देना एक प्राचीन कला है और श्राप देने वाला जादूगर जादूगरों की दुनिया के सबसे पुराने जादूगरों में से एक है। आज की दुनिया में जहां जादूगर अब रहस्यमय नहीं रहे, श्रापित जादूगर उन गिने चुने जादूगरों में से एक हैं जो आज भी रहस्यमय बने हुए हैं। कॉर्नेली रेस्टोरेंट ऊपर से तो एक रेस्टोरेंट है, लेकिन पर्दे के पीछे ये हत्या के धंधे में लिप्त है। जादूगर अकादमी में लोगों की हत्या करना कोई आसान काम नहीं है। अकादमी के पर्यवेक्षक 24 घंटे पूरे परिसर पर नजर रखते हैं और कोई भी बड़ा तात्विक उतार चढ़ाव उनका ध्यान आकर्षित करेगा। लेकिन अभिशाप अलग था। अभिशाप जादू टोने में संपर्क या तत्वों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती। इसके लिए बस एक लक्ष्य वस्तु और लोगों को अदृश्य रूप से मारने के लिए एक अभिशाप अनुष्ठान की जरूरत होती है। इसके अलावा चूंकि अभिशाप मंत्रों का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए अगर कॉलेज के पर्यवेक्षक समय रहते अभिशापित व्यक्ति को खोज भी लेते हैं, तो वे अभिशाप देने वाले जादूगर से निपटने के बजाय केवल अभिशाप को ही अलग कर सकते हैं। बेशक, इसका एक कारण कॉलेज की जानबूझकर की गई लापरवाही भी है। अभिशाप जादू 100% सफल नहीं होता। अभिशाप देने वाले जादूगर और अभिशापित व्यक्ति के बीच ताकत का अंतर जितना ज्यादा होगा, अभिशाप के सफल होने की संभावना उतनी ही कम होगी। जब अभिशापित व्यक्ति की ताकत अभिशाप देने वाले जादूगर से एक बड़े स्तर से ज्यादा हो जाती है, तो अभिशाप के सफल होने की संभावना को नजरअंदाज किया जा सकता है। ये कई प्रशिक्षुओं के सिर पर लटकी एक तलवार है जो उन्हें मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करती है। जोसेफ का आदेश तुरंत श्राप देने वाले जादूगर तक पहुंचा दिया गया। चूंकि रिचर्ड का औषधि ढूंढना मुश्किल नहीं था, इसलिए जोसेफ ने कोई श्राप देने वाला माध्यम भी नहीं दिया। श्राप देने वाले जादूगर ने रिचर्ड द्वारा बनाई गई औषधि को खून से बने रूनों से ढकी एक पत्थर की वेदी पर रख दिया। जैसे ही औषधि की बोतल वेदी पर रखी गई, पूरी वेदी से एक डरावनी चीख निकल पड़ी। श्राप देने वाले जादूगर को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बोतल रखने के बाद उसने अपनी कलाई काट ली और वेदी को अपना खून पिलाया। पिलाते हुए वह अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग भी कर रहा था और अनजान मंत्रों का जाप कर रहा था। मंत्र पूरा करने के बाद जादूगर एक श्रापित कीड़े को वेदी पर ले गया। पल भर में उस श्रापित कीड़े से एक काली ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उसी समय छात्रावास में पढ़ रहे केविन से अचानक काली ज्वाला का एक विस्फोट हुआ। भाड़ में जाओ, श्राप। केविन को कुछ सोचने का समय नहीं मिला और उसने तुरंत अपनी कमर की जेब से एक कांच की बोतल निकाली। कांच की बोतल के अंदर एक मोटा सफेद श्रापित कीड़ा था। केविन ने बोतल तोड़ दी, शापित कीड़े को पकड़ लिया और उसके शरीर पर लगी काली लपटें तुरंत शापित कीड़े में स्थानांतरित हो गईं। हालांकि उसके शापित कीड़ों की गुणवत्ता बहुत कम थी और शापित जादूगर उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए शाप स्थानांतरित होने के बाद शापित कीड़े तेजी से कार्बनीकरण करने लगे। शापित कीड़ों के मरते ही शाप फिर से उस पर आ पड़ेगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में केविन ने अपने पास रखी साधारण औषधि उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये क्षण जितना जरूरी था, उसे उतना ही घबराना नहीं चाहिए था। जैसे ही औषधि का असर हुआ, केविन का दिमाग तुरंत शांत हो गया। अब उसे दो काम करने थे, पहला खुद को जिंदा रखना और दूसरा रिचर्ड को चेतावनी देना। शापित कीड़ा पूरी तरह से कार्बनीकृत हो गया था और केविन के शरीर पर फिर से काली लपटें भड़क उठीं, लेकिन सांद्रता औषधि के प्रभाव से उसका दर्द बहुत कम हो गया, जिससे वह आज़ादी से हिल भी पा रहा था। धमाका! केविन खिड़की की ओर दौड़ा और हवा में चिल्लाते हुए बाहर कूद गया। शाप है। केविन की हरकतों ने कॉलेज सुपरवाइजर का ध्यान तुरंत आकर्षित किया और एक विशाल उल्लू तेजी से उसके सिर के ऊपर से उड़ गया, जिससे शाप अलग हो गया। प्रशिक्षु, आप सुरक्षित हैं। महाराज, एक और व्यक्ति शापित है। केविन ओवरसियर पर चिल्लाया। बिल्डिंग 4 के कमरा 215 में एक और शापित प्रशिक्षु है। वह मास्टर कोरोड का आधिकारिक प्रशिक्षु है। केविन पहले भी इन सुपरवाइजरों से निपट चुका था और जानता था कि हालांकि ये उल्लू एक समूह प्रतीत होते थे, वास्तव में प्रत्येक उल्लू की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अगर उनमें से किसी एक को खबर मिल जाती, तो बाकी उल्लुओं को भी खबर मिल जाती। इन उल्लुओं को सुस्ती से बचाने के लिए उसने रिचर्ड की पहचान पर भी जोर दिया। उसी समय छात्रावास में पढ़ रहे रिचर्ड पर अचानक काली लपटें भड़क उठीं। शाप!
रिचर्ड ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत उन शापित कीड़ों को बाहर निकाला जो उसने शाप के प्रभाव को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने के लिए पहले से तैयार किए थे। फिर जल्दी से बाहर निकला और एली के कमरे में जा घुसा। एली, शाप। रिचर्ड के मुंह से बस 2 शब्द निकले ही थे कि काली लपटों ने उसके शरीर को फिर से जला दिया। ये देखकर एली जल्दी से मेज पर गई, दराज से एक शापित कीड़ा निकाला और रिचर्ड को दे दिया। शाप के अस्थायी रूप से स्थानांतरित होने के बाद एली ने एक हाथ से शापित कीड़े को दबाया, अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और प्राचीन मंत्र पढ़ा। शाप के जादूगर ने भौहें चढ़ाईं। उसने एली के प्रतिरोध को देखा। कोई साथी साधक तुम्हारी मदद कर रहा है। श्राप देने वाले जादूगर ने अपनी बाहों से एक सूखा मेढक निकाला, ध्यान से उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और फिर उसे श्रापित कीड़े पर फेंक दिया। एक पल में श्रापित कीड़े पर काली लपटें और तेज हो गईं। एली ने श्राप में बदलाव देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रॉप्स, उसका चेहरा बेरहम हो गया और उसने तुरंत दराज से एक काली उंगली की हड्डी निकाली और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। प्रॉप्स से लड़ रही है। वह मास्टर सुजाना की इकलौती शिष्या है। यह महसूस करते हुए कि श्राप फिर से अवरुद्ध हो गया है, श्राप देने वाले जादूगर के दिल में खतरे की घंटी बज उठी। वह लगभग सभी श्राप देने वाले जादूगरों को जानता था जो उसकी चाल का सामना कर सकते थे, और अगर वे लोग उसके खिलाफ होते तो वह अकादमी पर्यवेक्षक के आने से पहले रिचर्ड को मार ही नहीं पाता। अरे क्या बदकिस्मती है। शाप देने वाले जादूगर ने शापित कीड़े को शाप दिया और काली लपटों में जलते हुए उसे थप्पड़ मारकर मार डाला, जिससे शाप बहुत ही निर्णायक रूप से टूट गया। शाप के मूल का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन उसे ढूंढना नामुमकिन नहीं है। शाप टूटने का एहसास होने पर एली ने राहत की सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। शाप देने वाले जादूगरों के बीच लड़ाई बेहद खतरनाक होती है और जरा सी भी चूक शाप को अपने ऊपर ले सकती है। सौभाग्य से उसे एक अच्छी शिक्षिका मिली। हालांकि सुजाना ने उसे लोगों को शाप देने के बारे में ज्यादा नहीं सिखाया, लेकिन उसने उसे शापों से बचाव के बारे में बहुत कुछ सिखाया। क्या सब खत्म हो गया? रिचर्ड ने पूछा। सब खत्म हो गया। जादूगर ने मुझसे उलझा नहीं और शाप को निर्णायक रूप से रोक दिया। क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? नहीं, एली ने अपना सिर हिलाया। अगर वह मुझसे थोड़ी देर और लड़ता तो शायद शिक्षक उसे ढूंढ लेते, लेकिन वह लड़ाई रोकने में बहुत दृढ़ था। इन चंद निशानों के साथ उसे ढूंढना नामुमकिन है। रिचर्ड ने भौहें चढ़ाईं। ये थोड़ा मुश्किल है। अगर वह श्राप देने वाले को नहीं ढूंढ पाता तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसे श्राप किसने दिया था। चोर 1000 दिन तक चोर रह सकता है, लेकिन चोरों से कभी सावधान नहीं रह सकता। अगर उसे यह व्यक्ति नहीं मिलता तो वह न सो पाता, न खा पाता। आप सीनियर भाई चक्स से क्यों नहीं पूछते? एली ने सुझाव दिया। मैंने एक दोस्त से सुना है कि सीनियर भाई चक्स के प्रशिक्षुओं में दोस्तों का एक बड़ा नेटवर्क है। शायद वह कुछ जानकारी हासिल कर सकें। यही एक तरीका है। धमाका। पड़ोसी से एक आवाज़ आई। रिचर्ड ने सुना और आवाज़ उसके कमरे से आती हुई प्रतीत हुई। प्रशिक्षु रिचर्ड, प्रशिक्षु रिचर्ड। उल्लू की आवाज़ सुनकर रिचर्ड तुरंत कमरे में लौट आया। प्रशिक्षु रिचर्ड, किसी ने मुझे बताया कि तुम श्रापित हो। उल्लू ने अपनी गोल आंखों से रिचर्ड को घूरा। क्या तुमने खुद ही इसका समाधान कर लिया? आने के लिए शुक्रिया, लॉर्ड ओवरसियर। मैंने श्राप का समाधान कर दिया है। रिचर्ड ने ओवरसियर को थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। हाँ, तुम किया उल्लूओं के शिष्य बनने के योग्य हो, उल्लू ने प्रशंसा से कहा और फिर कमरे से बाहर उड़ गया। रिचर्ड ने कॉलेज सुपरवाइजर को उड़ते हुए देखकर अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। लगता है केविन, मुखबिर अभी भी कुछ हद तक उपयोगी है। जैसे ही उसे श्राप दिया गया, कॉलेज सुपरवाइजर उसके कमरे में आया। ये स्पष्ट रूप से केविन की खबर थी, वह एजेंट जिसने उसकी ओर से श्राप लिया था। अगर एली बगल में न होती तो केविन उसकी जान बचा सकता था। मुझे लगता है कि वह गंभीर रूप से घायल है। चलो बाद में देखते हैं। रिचर्ड अपने एजेंट केविन से बहुत संतुष्ट थे। इन दिनों प्रयोगों के लिए जिन सामग्रियों का इस्तेमाल करते थे वे मूल रूप से केविन द्वारा परीक्षण क्षेत्र में ही एकत्रित की गई थीं। उनमें से कुछ अपरंपरागत सामग्रियां थीं और अगर रिचर्ड को उन्हें स्वयं एकत्रित करना होता तो इसमें बहुत समय लगता। रिचर्ड हमेशा अपने लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील रहे हैं। कॉलेज अस्पताल। मैं ठीक हूँ, केविन, जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, ने कमजोरी से कहा। अभिशाप का शिकार होने वाले पहले व्यक्ति के रूप में केविन को गंभीर क्षति हुई। कुछ ही सेकंड में केविन का आधा शरीर कोयले में बदल गया और उसकी अधिकांश त्वचा छिल गई। पट्टियों के बीच की खाली जगह से रिचर्ड उसकी चमकदार लाल और अभी भी धड़कती हुई मांसपेशियों को भी देख सकता था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी बाहरी चोटों का इलाज आसानी से हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या जीवन शक्ति का ह्रास है। इसे फिर से भरने में बहुत समय लगेगा। मुझे डर है कि इस दौरान मैं आपका एजेंट नहीं बन पाऊंगा। रिचर्ड ने चुपचाप सिर हिलाया और आखिरकार कहा, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। बस अपनी चोटों का ध्यान रखना। अगर तुम भविष्य में भी एजेंट बनना चाहोगी तो मैं इसे तुम्हारे लिए रख लूंगा।
केविन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मेरे लिए सीट बचा लो। रिचर्ड मुड़ा और वार्ड से बाहर चला गया, उसके पीछे पीछे एली भी आई। डॉक्टर, कमरा 32 में मरीज का मेडिकल शुल्क कितना है? रिचर्ड अस्पताल के काउंटर पर गया और धीमी आवाज में पूछा। नंबर 32, मुझे देखने दो। माइनर फ्लैश हीलिंग 500 युआन, लिम्ब रीजनरेशन 1200 युआन और लाइफ फोर्स टॉनिक 300 युआन है। कुल मिलाकर 2000 अकादमी सिक्के हैं। क्या आप कागजी मुद्रा या जादुई पत्थरों से भुगतान करना चाहेंगे? रिचर्ड ने अपनी जेब से कॉलेज के सिक्कों का एक ढेर निकाला, उन्हें गिना और 20 सिक्के डॉक्टर को दे दिए। हालांकि केविन की चोट एजेंट बनने की कीमत थी, केविन इस दौरान उसके लिए सामग्री इकट्ठा करने में बहुत कुशल था और उनकी बातचीत के माध्यम से उन दोनों के बीच थोड़ी दोस्ती हो गई। 2000 अकादमी सिक्के तो बस 5 बोतल कंसंट्रेशन पोशन से मिले मुनाफे के थे, इसलिए उसने उसे दे दिए। केविन के साथ उसका सहयोग लंबे समय तक चलता रहा। अस्पताल से निकलकर रिचर्ड सीधे सेंट्रल ब्लैक टावर की ओर चल पड़ा। ब्लैक टावर की 56वीं मंजिल पर चाक्स अपने कमरे में आराम कर रहा था और हमेशा की तरह शराब पी रहा था। लेकिन जब दरवाज़ा जोर से खुला तो वह झट से सीधा बैठ गया। बड़ी बहन, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। रिचर्ड, तुमने मुझे डरा दिया। जब उसने देखा कि कौन आ रहा है तो चक्स तुरंत बेहोश हो गया। छोटे भाई, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हें किसने उकसाया? ये कहते ही उसने रिचर्ड के पीछे एली को देखा और फिर से सीधा बैठ गया। क्या यह एली नहीं है? कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। चक्स ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। भाई, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। रिचर्ड चक्स के सामने की ओर बढ़ा। उनके बीच एक मेज थी, लेकिन चक्स अभी भी उसके गुस्से को साफ महसूस कर सकता था। चक्स की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या हुआ? तुम बहुत गुस्से में हो। रिचर्ड ने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, लानत है। ठीक है, मैं समझ गया। चक्स उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। मैं कुछ दोस्तों से पूछूंगा, लेकिन मुझे कोई जानकारी मिलने की गारंटी नहीं है। रिचर्ड उसके पीछे पीछे आया और स्कूल के सिक्कों का एक बंडल चक्स के हाथों में थमा दिया। भाई, इस पर पैसा खर्च करना अच्छी बात नहीं है। छोटे भाई, मेरा पोषण का कारोबार अब अच्छा चल रहा है, इसलिए कृपया ये पैसे ले लीजिए। चक्स ने रिचर्ड को गौर से देखा, पैसे अपनी जेब में डाले और कमरे से बाहर चला गया। 3-4 घंटे बाद चक्स कुछ कांपते हुए कमरे में लौटा। उसके शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी। मुझे नहीं पता कि कौन एली से यह कारोबार किसने उठाया। चक्स ने अपना सिर हिलाया और उसके शरीर से तुरंत भाप की एक परत उठी। भाप के गायब होने के बाद पूरा कमरा शराब की तेज खुशबू से भर गया। लेकिन एक खबर है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। उलरिच कीमिया शॉप में पिछले महीने उनकी एकाग्रता औषधि पूरी तरह से नहीं बिकी थी और उनके क्लर्क ने बताया कि उनके युवा गुरु जोसेफ इस बात से बहुत नाराज थे। और किसी ने देखा कि जोसेफ के गुस्सा करने के कुछ ही देर बाद काले कपड़े पहने, लगभग उसी की ऊंचाई का एक आदमी कोने वाली गली में घुस आया। चक के शब्दों का अर्थ स्पष्ट है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह संभवतः जोसेफ ही है। परेशानी के लिए क्षमा करें, वरिष्ठ भाई। चक ने हाथ हिलाया और कॉलेज के सिक्कों का ढेर वापस रिचर्ड के हाथों में थमा दिया। बस एक छोटी सी समस्या है। मेरे कनिष्ठ साथी प्रशिक्षु को श्राप लगा है। मैं, उसका वरिष्ठ प्रशिक्षु होने के नाते, उसकी मदद कैसे न करूं? ये थोड़े से पैसे बेकार हैं। आप इसे वापस ले जा सकते हैं। नहीं भाई, मुझे एक और काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। रिचर्ड ने पैसे रोक दिए। क्या बात है? रिचर्ड ने अपनी कमर से एक काला स्टील का पाइप निकाला जिस पर पैटर्न बने थे। स्टील के पाइप पर बने चांदी सफ़ेद पैटर्न जादुई रोशनी से चमक रहे थे। मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज़ को वुनी के शरीर में डाल दो, वह मौत का कौवा जिसे तुमने पिछली बार बनाया था। यही छेद है। रिचर्ड ने स्टील के पाइप के एक सिरे की ओर इशारा किया। इसे मुंह से निकाल दो। भाई, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, है ना? चक्स ने रिचर्ड के वर्णन के बारे में सोचा और फिर जवाब दिया, कोई बात नहीं, ये बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है, बड़े भाई, जल्दबाजी मत करना। अकादमी के अंदर शिक्षक का इस कृत्य में पकड़ा जाना बहुत मुश्किल होगा। कोई भी इस खूनी परीक्षा से बच नहीं सकता। परीक्षा के दौरान कार्रवाई करने में अभी देर नहीं हुई है। अगर कैंपस में कोई झगड़ा हो जाता तो स्कूल के मॉनिटर थोड़ी देर बाद दखल देते। और चाहे जोसेफ किसी जादूगर का वंशज हो या किसी कीमियागर का औपचारिक प्रशिक्षु, वह हमेशा रक्षात्मक जादुई कवच पहने रहता। रिचर्ड के लिए एक ही वार में मारना लगभग नामुमकिन है। और अगर उसने रिचर्ड को एक ही वार में मार भी दिया तो भी वह बाद के मॉनिटरों के पीछा से बच नहीं पाएगा। रिचर्ड चक्स की तरफ मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उस खूनी परीक्षा में अभी कुछ साल बाकी हैं और वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। चिंता मत करो भाई, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। रिचर्ड ने स्टील का पाइप चक्स को दिया और एली के साथ कमरे से बाहर चला गया।
डॉर्मेट्री वापस जाते हुए एली खुद को पूछ ही नहीं पाए, रिचर्ड, क्या तुम सच में उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हो? क्या तुमने अभी तक अपना शोध पूरा नहीं किया? एली उस स्टील पाइप की बात कर रही थी जो रिचर्ड ने अभी अभी चक्स को दिया था। वह नया जादुई सूट था जिस पर रिचर्ड कुछ समय से काम कर रहा था। रिचर्ड ने उसका नाम मैजिक गन रखा था। ये लगभग तैयार है, मैं बस एक सस्ती गोली ढूंढने की कोशिश करता रहा, रिचर्ड बुदबुदाया। लेकिन अब मेरा प्रयोग बाधित हो गया है। इस दौरान एली ने गतिज मंत्र को 12 रूनों तक कम कर दिया, लेकिन मंत्र द्वारा ग्रहण की जा सकने वाली जादुई शक्ति की सीमा भी उसके मूल मूल्य से आधी रह गई। हालांकि चूंकि रिचर्ड एक जादुई कवच बना रहा था, इसलिए अत्यधिक जादुई शक्ति से सामग्री पिघल जाती, इसलिए यह नुकसान बिल्कुल सही था। रिचर्ड ने उस स्टील पाइप के टुकड़े पर 3 गतिज ऊर्जा मंत्र उकेरे। उसके परीक्षणों के अनुसार 3 गतिज ऊर्जा मंत्रों से अभिमंत्रित गोली इतनी शक्तिशाली है कि 500 मीटर के दायरे में 3 सेंटीमीटर मोटी स्टील की प्लेट को आसानी से भेद सकती है। रिचर्ड ने अपना सिर घुमाया और सड़क के दोनों ओर के जंगलों की ओर देखा। इन जंगलों में अनगिनत निगरानीकर्ता छिपे हुए थे। अगर प्रशिक्षुओं के बीच लड़ाई छिड़ जाती तो ये निगरानीकर्ता उसे रोकने के लिए पहला मौका मिलते ही प्रकट हो जाते। लेकिन उनकी निगरानी में एक बड़ी खामी थी, उसके सिर के ऊपर असीम आकाश। अकादमी निगरानीकर्ता अकादमी में गश्त करते थे, आमतौर पर हवा में 100 से 200 मीटर की ऊंचाई तक उड़ना। हालांकि यह बहुत ऊंचा नहीं था, अकादमी के प्रशिक्षु इतनी ऊंचाई तक उड़ने के लिए शायद ही कभी उत्तोलन का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मंत्र की सीमित सीमा के कारण अगर कोई प्रशिक्षु इस ऊंचाई तक पहुंच भी जाता तो भी वह जमीन पर मौजूद लोगों के लिए ज्यादा खतरा नहीं बनता। इससे सुपरवाइजर के लिए सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट भी बन जाता है। 200 मीटर से ऊपर की निगरानी खाली थी और रिचर्ड आसानी से वूनी को 500 मीटर ऊपर हवा में उड़ने के लिए नियंत्रित कर सकता था। दुनिया कभी भी द्विआयामी नहीं होती। छात्रावास में वापस आकर रिचर्ड ने वूनी को मुक्त किया और उसे चक्स की प्रयोगशाला की ओर उड़ने के लिए नियंत्रित किया। इस दौरान रिचर्ड ने आत्मा बीज का प्रत्यारोपण पूरा कर लिया था। अब वह न केवल दृष्टि के माध्यम से वूनी से संवाद कर सकता था, बल्कि कुछ कार्यों को करने के लिए वूनी को नियंत्रित भी कर सकता था। वूनी की दृष्टि से रिचर्ड रात में भी लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर अपने प्रशिक्षुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये रिचर्ड के आत्मविश्वास का स्रोत भी है। वूनी पहुंचाने के बाद रिचर्ड ने गोली बनाना शुरू किया। गोली की सामग्री का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। रिचर्ड जानता था कि जोसेफ के पास कोई रक्षात्मक जादुई कवच जरूर होगा। ये जादुई कवच संभवतः मंत्रों से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता था, जिसका अर्थ है कि यह शारीरिक और जादुई दोनों तरह के हमलों से दोहरी सुरक्षा प्रदान करता था। इस सुरक्षा परत को भेदने के लिए रिचर्ड ने बहुत सारा पैसा खर्च करने का फैसला किया और जादू विरोधी धातु के एक टुकड़े से गोलियां बनाई, जिसकी कीमत 1 ग्राम जादुई पत्थर थी। जादू विरोधी धातु में जादू तोड़ने के कुछ गुण होते हैं। जब ये किसी जादुई अवरोध से टकराती है तो ये जादुई शक्ति को निचोड़ देती है, जिससे ये रक्षात्मक मंत्रों को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन जाता है। आकार देना, घिसना, पॉलिश करना। रिचर्ड ने पूरी रात गोलियां बनाने में बिता दी। अगले दिन जब सुबह का सूरज कमरे में चमका तो रिचर्ड की मेज पर नुकीली नाव की पूंछ वाली 4 गहरे भूरे रंग की धातु की गोलियां रखी थीं। अब जब हमारे पास गोलियां हैं तो बस उनकी शक्ति का परीक्षण करना और तेज हवाओं के प्रभाव को कम करना बाकी है। रिचर्ड के विचार के अनुसार वह वूनी को 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ाने के लिए नियंत्रित करेगा, लेकिन इससे एक समस्या भी पैदा होती है, हवा के हस्तक्षेप से कैसे बचा जाए। गोली की गति से अगर हवा थोड़ी भी तेज हो तो गोली दादी के घर पर गिरेगी। शायद हम इसे कम करने के लिए जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिचर्ड ने गोली की तरफ देखा और सोचते हुए कहा, हालांकि गोलियां जादू-रोधी धातु से बनी होती हैं, लेकिन धातु के गुणों के कारण मंत्र का असर कमजोर हो जाएगा या गायब भी हो जाएगा। लेकिन इस कमजोरी में समय लगता है। हवा के प्रभाव का विरोध करने के लिए उसे मंत्र का बस 1 सेकंड से भी कम समय तक रहना है और इस कमजोरी की प्रक्रिया का उस पर कोई असर नहीं होता। इस विचार को ध्यान में रखते हुए रिचर्ड ने गोली की पूंछ पर एक खोल जैसी संरचना जोड़ दी। रिचर्ड ने इस संरचना में वायु प्रवाह अवरोधक नामक एक युक्ति उकेरी, जो उड़ान के दौरान गोली को वायु प्रवाह से बाधित होने से बचाती थी। क्वैक! खिड़की के बाहर से कौं की आवाज आई। रिचर्ड ने मुड़कर देखा कि रूपांतरित वूनी बालकनी में वापस आ गया था। बाहर से वूनी में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन जब रिचर्ड ने उसका मुंह खोलने के लिए उसे नियंत्रित किया तो उसके गले से अचानक स्टील के पाइप का एक टुकड़ा बाहर निकल आया। वूनी के पैर में चर्मपत्र का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। रिचर्ड ने उसे खोला और देखा कि उसमें वूनी को पालने की विधि लिखी थी। रूपांतरण के बाद वूनी निश्चित रूप से अपनी चोंच से खाना नहीं खा सकता, इसलिए चक्स ने वूनी के पेट पर एक मुंह लगा दिया। भोजन को मुंह से चबाया जा सकता है और पाचन के लिए सीधे पाचन तंत्र में भेजा जा सकता है। रिचर्ड ने वूनी के पेट के पंखों से ढके मुंह को लुभाने के लिए भोजन का इस्तेमाल किया। एक पल में
रिचर्ड के सामने नुकीले दांतों से भरा एक छेद जैसा मुंह प्रकट हुआ। रिचर्ड ने उसमें मांस और खून डाला और 2 सेकंड के भीतर मांस और खून कीमा बनाया हुआ मांस के गोले में बदल गया और वूनी के पाचन तंत्र में पहुंच गया। जादूगर का जैविक परिवर्तन वाकई कल्पनाशील है। रिचर्ड ने आह भरी और फिर वूनी को प्रयोग क्षेत्र में ले आया। अकादमी पर्यवेक्षकों की निगरानी से बचने के लिए एक निजी क्षेत्र किराए पर लेने के बाद रिचर्ड ने 10 जादुई पत्थर खर्च करके एक धातु का लक्ष्य किराए पर लिया जिसका अपना जादुई अवरोध था। रिचर्ड ने ड्रोन को लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ाने के लिए नियंत्रित किया और उसकी स्थिति को सावधानीपूर्वक समायोजित किया। 500 मीटर की ऊंचाई पर थोड़ा सा भी विचलन गोली को लक्ष्य से चूकने का कारण बन सकता था। 3, 2, 1 गोली। रिचर्ड ने चुपचाप संख्याएं बुदबुदाईं, फिर अपनी जादुई शक्ति को नियंत्रित करके जादुई सूट को सक्रिय किया। जादुई शक्ति ने जादुई परिपथ के साथ एक एक करके रूनों को सक्रिय किया और फिर शक्ति मंत्र सक्रिय हुआ और गोली चलने लगी। धमाका! धातु के लक्ष्य से चिंगारियों का एक गोला फूटा। उसके अंतर्निहित जादुई अवरोध ने जादू नफरत करने वाली कुछ गोलियों की गति धीमी कर दी और अवरोध को भेदने वाली गोलियां आसानी से उसके धातु के शरीर को भेद गईं, जिससे लाल गर्मधार वाला एक गोली का छेद बन गया। प्रभाव अच्छा है। रिचर्ड ने गोली के छेद को देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। इसके बाद रिचर्ड ने दोहरे और तिहरे अवरोधों वाले लक्ष्यों की कोशिश की और अंततः ये निर्धारित किया कि राक्षस नफरत करने वाले वारहेड के प्रभावी होने के लिए आवश्यक अवरोधों की संख्या 3 है। यदि 3 से अधिक परतें हैं तो वारहेड में कोई शक्ति नहीं होगी। ये शक्ति पर्याप्त है। अगर वह सुरक्षा की 4 परतें लगा सकता है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, भले ही मैं उसे मार न सकूं। रिचर्ड ने गोली के छेद को छूते हुए खुद से बुदबुदाया। ... शाप के असफल होने की खबर जोसेफ के कानों तक जल्दी पहुंच गई। कॉना एली के लोगों ने जमा राशि का आधा हिस्सा ये दर्शाने के लिए वापस कर दिया कि उन्होंने सौदा छोड़ दिया है। बाकी आधा हिस्सा उनकी कोशिश का इनाम था। कचरा का ढेर। जोसेफ ने मेज पर मुक्का मारा, जिससे नई खरीदी गई मेज के ऊपर एक बड़ा सा छेद हो गया। हालांकि वह इस नतीजे के लिए कुछ हद तक तैयार था, फिर भी वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कॉना एली से एक वरिष्ठ श्राप जादूगर को काम पर रखा। तार्किक रूप से अगर रिचर्ड के पास उसकी मदद के लिए एक एजेंट और एक श्राप जादूगर भी होता तो भी यह श्राप उसे कुछ नुकसान पहुंचाता, उसकी जान लेने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन उसे कोई खबर क्यों नहीं मिली? ये नामुमकिन है कि एक कीमिया प्रशिक्षु जो व्यापारिक क्षेत्र में खूब पैसा कमा रहा था के श्रापित और गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर लीक न हो। लेकिन अब सब कुछ शांत है। जोसेफ झुंझलाहट में कमरे में इधर उधर टहल रहा था। अगर रिचर्ड नहीं मरा तो उसका औषधि का कारोबार कभी नहीं सुधरेगा। उसने रिचर्ड का औषधि देखा था और उसकी लगभग भयानक स्थिरता ने उसे सिहरन पैदा कर दी। इस दुनिया में ये कैसे संभव है कि कोई एक महीने में औषधि की 100 बोतलें बना सके और औषधि की गुणवत्ता लगभग एक जैसी हो? आखिरकार न जाने कितनी बार कमरे में घूमने के बाद जोसेफ ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं और दराज की ओर बढ़ा, जहां से उसने एक शापित कीड़ा और एक बिजुका जैसी जादुई पोशाक निकाली। वह जानता था कि वह रिचर्ड को शाप देने की बात छिपा नहीं सकता। उसने मामले को बहुत ही बेरुखी से संभाला था। जो कोई भी उनके बीच के रिश्ते को जानता था वह अनुमान लगा सकता था कि हत्यारा वही है। लेकिन सौभाग्य से कॉना एली ने नियोक्ता का नाम नहीं बताया, भले ही मिशन विफल हो गया हो, इसलिए उसे कॉलेज पर्यवेक्षकों द्वारा गिरफ्तार किए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। थोड़े समय के लिए उसे बस रिचर्ड के उसी तरीके से बदला लेने से सावधान रहने की जरूरत है। जादुई कवच और शापित कीड़ों को हटाकर जोसेफ केंद्रीय काले टॉवर से बाहर निकला और टहलने के लिए बाहर जाने की तैयारी की। और जैसे ही वह काले टॉवर से बाहर निकला, एक जोड़ी आंखें उसे घूरने लगीं। क्या वह आखिरकार बाहर आ गया है? केंद्रीय काले टॉवर की 56वीं मंजिल के कमरे में रिचर्ड ने व्यंग्य किया और अपने संवेदी संपर्क से जोसेफ को देखा। घने अंधेरे रात के आकाश में वूनी के फड़फड़ाते पंख लगभग रात के आकाश में घुल मिल गए थे। वह अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए जोसेफ के सिर के ऊपर चक्कर लगाता रहा और जमीन पर जोसेफ को अपनी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। कौन? जोसेफ ने आसपास के पेड़ों पर सावधानी से नजर डाली। उसके चारों ओर हल्के नीले रंग की 2 परतें दिखाई दे रही थीं। अकादमी के अंदर लड़ना स्कूल के नियमों के विरुद्ध है। जंगल से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उसका संकट बढ़ता ही जा रहा था। मुझे कौन घूर रहा है? जोसेफ बार बार घूम रहा था, उस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसे घूर रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं देखा कि आसमान के ऊपर एक कौवा अपने मुंह से जादुई रोशनी निकाल रहा था। रिचर्ड मुस्कुराया और वूनी के मुंह से एक काली रोशनी निकली। वायु प्रवाह अवरोधक की मदद से गोली ने उड़ान के दौरान हवा को छुआ तक नहीं और अपनी अधिकतम गति बनाए रखी। धमाका! दानव विरोधी धातु और जादुई अवरोधक एक तेज आवाज के साथ टकराए और खून की धुंध का एक बादल फट गया। आसमान में कौवे खुशी से चहचहा रहे थे। फट! रात के आसमान में एक चांदी का सांप लहरा रहा था।
जोसेफ के शव के पास काले वस्त्र पहने एक जादूगर शव की जांच कर रहा था और उसके बगल में शाखाओं पर अकादमी के दर्जनों मॉनिटर घनी तरह से लगे हुए थे। क्या तुमने अपनी पहचान की पुष्टि कर ली है? काले वस्त्र पहने जादूगर ने पूछा। जोसेफ, उलरिच का आधिकारिक प्रशिक्षु। उलरिच का प्रशिक्षु, ये थोड़ा परेशान करने वाला है। काले वस्त्र पहने जादूगर लाश से उठ खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक विकृत गहरे भूरे रंग का धातु का टुकड़ा था। क्या इस बच्चे का कोई दुश्मन है? कई दुश्मन हैं, लेकिन सबके पास बहाने हैं। एरिक ने गोली के सिरे को रगड़ा और सोचते हुए कहा, मुझे और ध्यान से पूछना चाहिए, क्या कीमिया स्कूल में उसका कोई दुश्मन है? एक है, रिचर्ड, जो लॉर्ड का प्रशिक्षु अभी अभी श्रापग्रस्त हुआ है। उसका इस आदमी के साथ व्यावसायिक झगड़ा है। उसके बाद एक ओवरसियर चिल्लाया और पूछा, तो उसकी मौत कैसे हुई, एलेक्स? हमें यहाँ कई किलोमीटर तक कोई सुराग नहीं मिला, एक संदिग्ध प्रशिक्षु। लेकिन वह ऐसे ही मर गया, उसकी मौत अस्पष्ट थी। एरिक ने अपने कान रगड़े और ओवरसियर को चुप रहने का इशारा किया। यह स्वाभाविक है कि आप उसे जमीन पर न पाएं, क्योंकि हत्यारे ने जमीन से हमला ही नहीं किया था। एरिक ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने यहीं से इस छोटे से उपकरण का इस्तेमाल करके हमला किया था। बोलते हुए उसने विकृत वारहेड सुपरवाइजर को दिखाया। उसने आकाश से हमला किया, जादूरोधी धातु की जादू को दूर भगाने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए तुरंत जादुई अवरोध को तोड़कर उस आदमी के शरीर में गोली मार दी। अपनी अविश्वसनीय गति और अनोखे आकार के कारण जोसेफ, एरिक ने विस्फोट का इशारा किया, एक धमाके के साथ फट गया। ये नामुमकिन है, एरिक, ओवरसियर चिल्लाया। जादूगर प्रशिक्षुओं के पास जादू करने की इतनी बड़ी रेंज नहीं होती। अगर वे आकाश से जादू करते तो हम उन्हें जरूर पहचान पाते। लेकिन यही सच है। एलेक्स ऊपर तैरता हुआ आया। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वह केंद्रीय ब्लैक टावर की ओर उड़ गया। ... आओ चलें, बड़े भाई। सेंट्रल ब्लैक टावर की 56वीं मंजिल पर रिचर्ड ने चक्स के साथ गरिमापूर्ण ढंग से गिलास टकराए। जोसेफ की हत्या के बाद रिचर्ड छात्रावास में वापस नहीं लौटा, बल्कि सेंट्रल ब्लैक टावर में ही रहने का फैसला किया। जोसेफ की हत्या के बाद रिचर्ड छात्रावास नहीं लौटा, बल्कि सेंट्रल ब्लैक टावर में ही रहने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि ओवरसियर को उसके बारे में कोई सुराग मिला है या नहीं। अगर मिला भी तो छात्रावास लौटते ही उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि सेंट्रल ब्लैक टावर में रहना अलग बात थी। ये जगह जादूगरों का इलाका था और वह इस समय अपने गुरु जोरोड के इलाके में रह रहा था। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, क्याओलुओडे उसे जरूर अपने पास रख पाएगा। आओ, बड़े भाई तुम्हारे साथ चलेंगे। चक्स ने रिचर्ड के साथ गिलास टकराए और उसके गिलास में रखी शराब पी। जैसे ही दोनों खुशी खुशी शराब पी रहे थे, दूर से आते कदमों की आहट ने उन्हें रोक दिया। अरे नहीं, बड़ी बहन आ गई हैं। चक्स का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से शराब की बोतल और नाश्ता मेज पर रख दिया। धमाका, बड़ी बहन, आप यहाँ क्यों हैं? चक्स ने गंभीरता से पूछा। एना ने उसे ठंडी नज़र से देखा, फिर रिचर्ड की ओर मुड़कर उसे एक औषधि की बोतल दी। रिचर्ड, इसे पी लो, टीचर तुम्हें देखना चाहते हैं। रिचर्ड ने औषधि को सूंघा, जो हैंगओवर की दवा थी, और एक ही घूंट में पूरी पी गया। फिर वह एना के पीछे पीछे 99वीं मंजिल पर गया। प्रयोगशाला में जो लॉर्ड एरिक्स के साथ खुशी से बातचीत कर रहा था। क्याओलुओडे, तुम्हारा प्रशिक्षु कोई साधारण नहीं है। उसने उन उल्लुओं को इतना बेवकूफ़ बना दिया कि वे मुझसे भी पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। क्याओलुओडे ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, डिप्टी डीन, आप बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकते। मेरा छात्र आमतौर पर घर पर रहता है और दिन भर पढ़ाई करता है, लेकिन वह उतना अच्छा नहीं है जितना आप कह रहे हैं। कोई सबूत नहीं है, जो लॉर्ड। मुझे बताओ, तुम्हारे छात्रों के अलावा इस अकादमी में और कौन है जो लोगों को मारने का ऐसा अनोखा तरीका ईजाद कर सकता है? एरिक्स मुस्कुराया और विकृत गोली निकाल ली। क्या मैं इसे कल स्कूल के किसी ज्योतिषी के पास ले जाऊं ताकि पता चल सके कि नतीजा किसकी ओर इशारा करता है? क्याओलुओडे के हाव भाव थोड़े बदल गए। धमाका धमाका धमाका। गुरुजी, रिचर्ड यहाँ है। कोई यहाँ है। क्याओलुओडे ने अपनी बाहें उठाईं और लापरवाही से एक जादुई धागे से प्रयोगशाला का दरवाज़ा खोला। रिचर्ड, इधर आओ, लगता है हमारे उपाध्यक्ष तुम्हारे बारे में कुछ गलत राय रखते हैं। प्रयोगशाला में जाते हुए रिचर्ड शांत हुआ और जो लॉर्ड के बगल में खड़ा हो गया। गुरुजी, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। देखो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा छात्र यही है। वह मेरे एक अन्य छात्र के साथ शराब पी रहा था। वह हत्यारा कैसे हो सकता है जिसका तुमने जिक्र किया था? रिचर्ड ने गटकते हुए कहा, ये जोसेफ की वजह से निकला। एरिक ने आंखें सिकुड़ी और रिचर्ड को ध्यान से देखा। तुम्हारा नाम रिचर्ड है ना? क्या तुम्हें पता था कि आज रात अकादमी में एक प्रशिक्षु की मौत हो गई?
रिचर्ड ने सिर हिलाया। उपाध्यक्ष, मैं आज रात 56वीं मंजिल पर शराब पी रहा था और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला। सच में? एलेक्स ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि तुम्हारा और जोसेफ का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ये बस एक छोटा सा झगड़ा है। मेरा पोषण बस उसके पोषण के कारोबार पर असर डाल रहा है। रिचर्ड ने हल्के से कहा। ओह, लगता है मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया है। एरिक ने एक भान उठाए और अपने हाथ में ट्रांसफॉर्मर बुलेट दिखाए। मुझे नहीं पता कि का स्कूल की भविष्यवाणी उसे ढूंढ पाएगी या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो यह इतना आसान नहीं होगा। श्रीमान उपाध्यक्ष, रिचर्ड ने असामान्य रूप से दृढ़ भाव से कहा, मुझे सचमुच इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। उसने पहले ही सोच लिया था कि लोगों को मारने से पहले गोली पीछे छूट जाएगी, इसलिए उसने लोगों को मारने से पहले गोली एली को दे दी और उससे रिश्ता खत्म करने के लिए एक श्राप मंत्र का इस्तेमाल किया। अगर अब कोई श्राप देने वाला जादूगर भी भाग्य बताने लगे तो भी वह उसके भाग्य का अनुमान नहीं लगा पाएगा। एरिक ने बार बार रिचर्ड को देखा और अचानक हंस पड़ा। क्याओ लुओंडे, तुमने एक अच्छे छात्र को स्वीकार किया है, लेकिन अकादमी में इस तरह की घटना दोबारा न होने देना। ये कहकर एरिक ने वारहेड को अपने बगल वाली मेज पर रख दिया और प्रयोगशाला की खिड़की से दूर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद क्याओ लुओंडे ने गोली अपने हाथ में ले ली। उसके हाथ में एक नीली लौ भड़क उठी, जिसने गोली को तुरंत जलाकर राख कर दिया। रिचर्ड, क्या तुमने सुना कि उपाध्यक्ष ने क्या कहा? फिर से ऐसी मुसीबत मत खड़ी करना, क्याओ लुओंडे ने शांति से कहा, और हाँ, अब से तुम ब्लैक टावर में ही रहोगे। वह बूढ़ा उलरिच बहुत ही तुच्छ है। तुमने उसके पोते को इतना दुखी कर दिया। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि क्या उसकी कोई गरिमा बची है। रिचर्ड ने जो लॉर्ड के शब्दों के चयन पर ध्यान दिया। क्या जोसेफ मरा नहीं है? बेशक वह मरा नहीं है। क्याओ लुओंडे मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उलरिच ने उसके लिए एक छोटा सा जीवन बक्सा बनाया था। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा जीवन बक्से में वापस आ गई। जब तक उसका शरीर फिर से बन जाता है, वह फिर से जीवित हो सकता है। लेकिन क्लोनिंग मंत्र काफ़ी महंगा है। हालांकि वह बच्चा एक निम्न स्तरीय प्रशिक्षु है, फिर भी इसकी कीमत हजारों जादुई पत्थरों की है। साथ ही शरीर को अनुकूलित होने में 10 साल से ज़्यादा लगेंगे। मुझे लगता है कि तुम उसे स्नातक होने से पहले नहीं देख पाओगे। ये कहकर क्याओ लुओंडे वापस मेज पर बैठ गया और फिर से पढ़ने लगा। क्या तुम मुझे दोष नहीं देते? रिचर्ड खुद को पूछने से नहीं रोक सका। जब ऐसा कुछ हुआ था तो क्याओ लुओंडे को कम से कम उसे डांटना तो चाहिए था। मैं तुम्हें क्यों दोष दूं? क्याओ लुओंडे ने बिना ऊपर देखे ही जवाब दिया। तुम मेरे छात्र हो। किसी ने तुम्हें श्राप दिया था और तुमने बदला लिया। यह आंख के बदले आंख है, काम करने का एक बेदाग तरीका है। मेरे छात्रों को ऐसा ही होना चाहिए। जरूर। जो लॉर्ड ने अचानक ऊपर देखा और रिचर्ड को आंख मारते हुए मजाकिया लहजे में कहा, बेहतर होगा कि तुम इस घटिया परीक्षा तक इंतजार करो और कोई कदम उठाओ। सुपरवाइजर की समय पर हुई खोज और एरिक्स की मध्यस्थता की बदौलत जोसेफ की घटना का ज्यादा असर नहीं हुआ। बहुत कम जादूगर ही जानते थे कि जोसेफ क्यों गायब हो गया। जो लॉर्ड के सुझाव पर रिचर्ड सेंट्रल ब्लैक टावर की 56वीं मंजिल पर रहने लगा और चक्स का पड़ोसी बन गया। इस श्राप का रिचर्ड पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे पहले रिचर्ड हमेशा सीखने और ज्ञान की खोज में लगा रहता था और अपनी ताकत बढ़ाने की जल्दी में नहीं था। ज्ञान अपने आप में एक ताकत होने के अलावा उसकी सामान्य एकांतप्रिय और संयमित जीवन शैली उसे सुरक्षित होने का एहसास भी दिलाती थी। और जोसेफ ने उसकी सुरक्षा की भावना को तोड़ दिया। अल्पविराम। मध्यवर्ती ध्यान विधि। कीमत 200,000 अकादमी सिक्के। जादू की दुकान में विक्रेता कठपुतली यंत्रवत सामान की कीमत बताती है। ये रहे पैसे। रिचर्ड ने क्लर्क कठपुतली को कॉलेज के सिक्कों का एक बड़ा बंडल दिया। जैसे जैसे रिचर्ड की मानसिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई, प्राथमिक ध्यान विधि का प्रभाव कमजोर होता गया। जोसेफ के श्राप से पहले रिचर्ड को इस गति का अंदाजा नहीं था। अकादमी की खूनी परीक्षाएं अभी बहुत दूर थीं और रिचर्ड के लिए प्राथमिक ध्यान पद्धति का उपयोग करके मध्यवर्ती प्रशिक्षु बनने के लिए 6 या 7 साल का समय पर्याप्त था। रिचर्ड ने जोरोड से ज्ञान के बदले जादुई पत्थरों को लेना भी पसंद किया। जादूगरों के लिए ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है और मानसिक शक्ति का तब तक ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि अंतर बहुत ज्यादा न हो। लेकिन अब रिचर्ड ने अपना विचार बदल दिया है। आखिरकार शक्ति अभी भी महत्वपूर्ण है। मध्यवर्ती ध्यान का प्रभाव प्राथमिक ध्यान से कई गुना बेहतर होता है। इसकी मदद से रिचर्ड 3 साल के भीतर अपनी मानसिक शक्ति को 30 अंकों तक बढ़ा सकता है। वायुचालित नली ने रील पहुंचा दी। रिचर्ड ने उसे रख दिया और सामान खरीदने के लिए व्यापारिक क्षेत्र में चला गया। दूसरी रक्त कीमिया को एजेंडे में रखा जाना चाहिए। 2 सिर वाले ट्रोल वंश 500 जादुई पत्थर। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। 2 सिर वाले ट्रोल मानव सदृश प्राणी हैं जो जादूगरों की दुनिया के पूर्वी मैदानों में रहते हैं। इनमें अत्यंत प्रबल शक्ति और पुनर्प्राप्ति क्षमताएं होती हैं।
जादूगरों के अभिलेखों के अनुसार एक वयस्क शुद्ध रक्त वाला 2 सिर वाला ट्रोल इतनी भयानक रूप से ठीक हो सकता है कि उसे एक ही वार से आधा काटा जा सकता है और दोनों हिस्से मिलकर एक पूर्ण शरीर बन जाते हैं। रिचर्ड ने खून से भरी बोतल की ओर देखा। कांच की बोतल में 2 सिर वाले ट्रोल के खून में जान आ गई थी, जो लगातार बोतल की दीवार से चिपका हुआ था, इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आपकी जीवन शक्ति सचमुच प्रबल है। अगर मैं तुम्हें शुद्ध रक्त में परिशोधित कर सकूं, तो क्या तुम सीधे आसमान में नहीं उड़ जाओगे? 18 जाति में प्रजनन क्षमता बहुत प्रबल होती है, जिससे कई जीवों वाले ट्रोल्स की उपप्रजातियां उत्पन्न होती हैं। ये ट्रोल्स शुद्ध रक्त वाले ट्रोल्स के साथ संभोग करके 18 भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये संकर 18 बिल्कुल सामान्य 18 जैसे दिखते हैं और यहाँ तक कि उनकी पुनर्प्राप्ति क्षमताएं भी समान होती हैं। इसी वजह से बाजार में ज़्यादातर 18s की रक्त रेखाएं अन्य जीवों के साथ मिश्रित होती हैं। लेकिन रिचर्ड के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। रक्त रेखा को ब्लैक टॉवर में वापस ले जाकर रिचर्ड ने रक्त रेखा कीमिया के लिए उपकरण तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी रक्त रेखा कीमिया पहली बार जितनी आसान नहीं थी। एक कीमिया सरणी और रक्त रेखा इसे कर सकती थी। इस बार उसे अपने शरीर में फिट होने लायक एक जादुई पात्र की ज़रूरत थी, साथ ही रक्त रेखा कीमिया करने में मदद के लिए एक तैयार की गई कीमिया औषधि की भी। पात्र को हल करना आसान है। जो लॉर्ड जिन प्रॉप्स का इस्तेमाल सिंथेटिक जानवर बनाने के लिए करता है, उनमें भी ऐसी ही चीज़ें हैं। हालांकि जब उसने चक्स का पीछा करते हुए जो लॉर्ड के गोदाम तक पहुंचा, लेकिन उसने जो देखा उससे वह अभी भी स्तब्ध था। क्या ये ताबूत नहीं है? रिचर्ड शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। रिचर्ड के सामने गहरे क्रिस्टल से बना एक ताबूत था। ताबूत की दीवारों पर रून खुदे हुए थे। पहली नज़र में ये किसी राक्षस को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बर्तन लग रहा था। तुमने सबसे अच्छे इंक्यूबेटर के बारे में पूछा था, चक्स ने हंसी दबाते हुए कहा। यह शिक्षक का सबसे अच्छा इंक्यूबेटर है। तुम्हारे लिए रक्तरेखा कीमिया करना तो पहले ही बेकार है। रिचर्ड खुद को रोक नहीं पाया और अपना सिर हिलाया, फिर क्रिस्टल ताबूत को वापस कमरे में ले जाने के लिए तैयार हो गया। रिचर्ड एक व्यावहारिक व्यक्ति है। अगर यह अजीब लग रहा है तो कोई बात नहीं, जब तक इसका प्रभाव अच्छा हो। कमरे में वापस आकर रिचर्ड ने अपने शरीर पर कीमिया सरणी बनाना शुरू किया। दूसरी रक्तरेखा कीमिया के लिए कीमिया सरणी बहुत जटिल थी। उसे इसे पूरा करने में आधी दोपहर लग गई और वह 2 बार असफल रहा। चित्र पूरा होने के बाद रिचर्ड ने 2 सिर वाले ट्रोल का खून अपने हाथों में लिया। सामग्री: 2 सिर वाले ट्रोल का खून। शोधन योग्य सामग्री: शुद्ध रक्त वाले 2 सिर वाले ट्रोल का खून। शोधन की खपत: 150 जादुई शक्ति। शोधन करना है या नहीं? हाँ। रिचर्ड द्वारा अपनी पसंद करने के बाद बोतल का खून तुरंत गायब हो गया और उसके शरीर की कुछ जादुई शक्ति भी गायब हो गई। लेकिन पल भर में रिचर्ड के हाथ में चमकीले लाल खून की एक गेंद दिखाई दी, जो इतनी जीवंत थी कि मानो किसी जीवित चीज जैसी लग रही हो। खून इकट्ठा करने के बाद रिचर्ड ने क्रिस्टल के ताबूत को कीमिया विलायक से भरना शुरू किया, जो एक हल्के हरे रंग का तरल था जो जेली जैसा दिखता था। रक्त कीमिया काल के दौरान यह हल्का हरा तरल उसके शरीर को पोषक तत्व और जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। तरल भरने के बाद रिचर्ड ने क्रिस्टल के ताबूत के दोनों किनारों पर 20 जादुई पत्थर भर दिए। सब कुछ तैयार था। रिचर्ड तरल में लेट गया। उसने 2 सिर वाले ट्रोल के खून को जादू से लपेटा और उसे उसके दिल तक पहुंचाया। फिर उसने ताबूत का ढक्कन बंद किया और रक्त सम्लन शुरू करने के लिए कीमिया सरणी में जादू डाला। तुरंत रिचर्ड को एक स्पष्ट दिल की धड़कन सुनाई दी। मैग्मा की तरह खून उसके दिल से निकलकर उसके शरीर के हर कोने से बह रहा था। इस खून के प्रभाव में उसके शरीर की हर मांसपेशी कांप रही थी। लगातार फाड़ बहाल शरीर के हर कोने से एक अवर्णनीय पीड़ा का एहसास आ रहा था। अगर दर्द को स्तरों में बांटा जाए, जिसमें पहला स्तर सबसे कमज़ोर और 10वां स्तर सबसे तेज हो, तो यह एहसास पाई जैसा था। हालांकि ये दर्दनाक था, लेकिन ज़्यादा दर्दनाक नहीं था और ये लगातार बना रहा। अज्ञात समय के बाद पीड़ा कम होने लगी, जिसका मतलब था कि शरीर 2 सिर वाले ट्रोल के खून के अनुकूल होने लगा था। और रिचर्ड भी बेहोश हो गया। अगर कोई इस समय क्रिस्टल का ताबूत खोले तो उसे पता चलेगा कि ताबूत में पहले से मौजूद हल्के हरे रंग का तरल धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा है और रिचर्ड का शरीर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से मजबूत होता जा रहा है। इस दौरान रिचर्ड की शारीरिक स्थिति में भी लगातार सुधार होता रहा। 24, 25, 28, 29 अज्ञात समय के बाद रिचर्ड आखिरकार अपनी गहरी नींद से जाग उठा। गड़गड़ाहट। रिचर्ड ने ताबूत का ढक्कन खोला और बाहर निकला। ताबूत में पहले से मौजूद हल्के हरे रंग का तरल पारदर्शी हो गया था और ताबूत के दोनों तरफ भरे गए जादुई पत्थर खत्म हो चुके थे। मैं कितनी देर सोया? रिचर्ड ने अपना सिर हिलाया, ध्यान से अपने शरीर पर लगी दवा को धोने के लिए बाथरूम गया और फिर अपने कपड़े बदले। आखिरी पाठ के बाद रिचर्ड को पता था कि उसकी शारीरिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ होगा।
मांसपेशियों से भरे कपड़ों को देखकर रिचर्ड ने अपना सिर खुजलाया। ये थोड़ा छोटा है। जब रिचर्ड चेक्स को ढूंढने निकला तो उसे एहसास हुआ कि इस वंश परंपरा कीमिया के दौरान वह पूरा 1 महीना सोता रहा था। छोटे भाई, तुम्हारा फॉर्मूला बहुत बढ़िया है। सिर्फ दूसरी कीमिया के बाद ही यह बहुत मजबूत लग रहा है। चक्स ने रिचर्ड की उभरी हुई मांसपेशियों को थपथपाया और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। पहले मैंने रिचर्ड को सुझाव दिया था कि वह अपने वंश परंपरा को शुद्ध करे और जो लॉर्ड के स्कूल के फॉर्मूले पर स्विच करे, लेकिन अब लगता है कि रिचर्ड का अपना कीमिया फॉर्मूला ज़्यादा कारगर लग रहा है। कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला मुख्य रूप से दूसरी बार ताकत और रिकवरी क्षमता बढ़ाता है। चक्स ने रिचर्ड की वर्तमान शारीरिक स्थिति की जांच के लिए एक क्रिस्टल बॉल निकाली। रिचर्ड ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी शारीरिक स्थिति 23 से बढ़कर 29.9 हो गई थी, जो फीडबैक प्रभाव को ट्रिगर करने के लिए लगभग पर्याप्त थी। रिचर्ड ने आंकड़ों को देखा और अफसोस से कहा, यह बस थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर मैं फीडबैक प्रभाव को ट्रिगर कर पाता तो इससे मुझे ध्यान करने में बहुत समय की बचत होती। इसके बारे में सोचना भी मत, छोटे भाई। चाक्स मुस्कुराया और क्रिस्टल बॉल को दूर रख दिया। ये छोटी सी बात भले ही मामूली लगे, लेकिन यह एक गहरी खाई है जिसे पार करना वाकई मुश्किल है। शारीरिक फिटनेस के अनगिनत महारथियों ने तरह तरह की गुप्त दवाइयां गढ़ी हैं और युद्ध के मैदान में अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ उस एक बाधा को पार किया है। हालांकि हम आमतौर पर जिस ध्यान विधि का उपयोग करते हैं वह धीमी है, लेकिन जादूगर बनने से पहले कोई अड़चन नहीं है। हाँ, ये सच है। रिचर्ड ने आह भरी। अगर शारीरिक फिटनेस में सुधार की गति ध्यान से भी तेज है, तो मुख्यधारा के जादूगरों को अब मानसिक शक्ति से ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले आकार बदलने वाले जादूगरों के बजाय वंशानुक्रम के जादूगर होना चाहिए। वैसे, बड़े भाई, मेरा एक छोटा सा उपकार है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। रिचर्ड ने चक्स को रोका, जो क्रिस्टल बॉल लौटाने ही वाला था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान थी। चक्स ने रिचर्ड को शक की निगाह से देखा। कुछ गड़बड़ थी, 10 या 9 पॉइंट्स तक गड़बड़। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं अपने शरीर के अनुकूल होने के लिए आपके कृत्रिम जानवर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बीच वाला काला टावर 99 मंजिल का है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, छोटे भाई, कि अगर बाद में तुम्हें चोट लगी तो मैं तुम्हारे इलाज का खर्च नहीं उठाऊंगा। चक्स ने धूल भरा दरवाज़ा खोलते हुए बुदबुदाया। रिचर्ड उसके पीछे पीछे आया, सबन से मिली 2 हाथ वाली तलवार अपनी पीठ पर उठाए। अभी अभी उसने चक्स से कहा था कि वह अपने कृत्रिम हथियार का इस्तेमाल करके उसे अपने शरीर के अनुकूल बनाने और कुछ युद्ध कौशल सिखाने में मदद करे। उसकी शारीरिक क्षमता में अचानक हुई वृद्धि ने रिचर्ड को थोड़ा असहज तो किया, लेकिन साथ ही उसे कुछ आशंका भी हुई। वह कितना ताकतवर है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक बासी गंध मेरे चेहरे पर लगी। दरवाजे के पीछे लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का एक कमरा था, जिसकी दीवारें और फर्श पंजों के निशान और गहरे खून के धब्बों से ढके थे। कमरे के एक तरफ क्रिस्टल से अलग एक छोटा सा कमरा था और चक्स अंदर गया और अपनी कमर में लटका बैग बाहर फेंक दिया। यह एक खास जादुई जेब है। चक्स के अनुसार इसमें 3 घन मीटर जगह है और विशेष उपचार के बाद ये बैग कुछ समय के लिए जीवित प्राणियों को भी रख सकता है। दहाड़! बैग से एक अजीब सी दहाड़ आए और फिर एक काले भेड़िए का सिर बैग से बाहर निकला। छोटे भाई, दरवाज़ा बंद करो। ये वह कमरा है जहाँ शिक्षक युद्ध के जानवरों का परीक्षण करते हैं। बेझिझक अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग यहाँ करें। ये कमरा निश्चित रूप से टिकेगा। रिचर्ड ने दरवाज़ा बंद किया, अपनी मांसपेशियों को तानकर तलवार हाथ में लिए कमरे के बीचों बीच चला गया। चक्स का कृत्रिम जानवर अब बैग से बाहर आ गया है। कृत्रिम जानवर बड़ा नहीं है और एक बड़े जंगली भेड़िए जैसा दिखता है। इसके काले बाल बहुत चिकने हैं। यह अपनी जीभ बाहर निकालता है और रिचर्ड को एकटक देखता है, हानि रहित लग रहा है। छोटे भाई, क्या तुम तैयार हो? रिचर्ड ने अपनी तलवार सतर्कता से पकड़ी हुई थी। उसके मुंह और नाक से लगातार सफ़ेद हवा निकल रही थी। दूसरे रक्त रसायन के बाद रिचर्ड के वंश में भारी बदलाव आया। पहली चीज़ थी रिचर्ड की मांसपेशियां। जैसे ही उसकी रक्तवाहिकाएं खुलीं, रिचर्ड की पहले से ही मजबूत मांसपेशियां गुब्बारे की तरह फूल गईं और उसकी ऊंचाई लगभग 10 सेंटीमीटर बढ़ गई। दूसरी चीज़ थी उसके शरीर पर काले शल्क। पहले ये शल्क एक पतली परत हुआ करते थे, लेकिन दूसरे रक्त रसायन से ये शल्क काफ़ी मोटे हो गए हैं। अगर रिचर्ड पहले एक कवचधारी शूरवीर था, तो अब रिचर्ड एक बख्तरबंद वाहन में बदल गया है। मैं तैयार हूँ भाई। अच्छा, चक्स चिल्लाया और मैदान में मौजूद कृत्रिम जानवर बिजली की तरह रिचर्ड की ओर दौड़ पड़े। धमाका! रिचर्ड 2 कदम पीछे हट गया, उसकी तलवार वाली भुजा झटके से सुन्न हो गई और उसकी छाती पर 2 घाव थे, हर एक उंगली गहरे खून से तर थे। काले भेड़िए को फिर से देखने पर एक भी बाल नहीं गिरा। ये कैसी शक्ति है? रिचर्ड ने अपने सामने खड़े मासूम काले भेड़िए को हैरानी से देखा। इस चीज़ की ताकत उसके रूप से बिल्कुल अलग थी। और ये काला भेड़िया न सिर्फ ताकतवर और तेज है, बल्कि इसके पंजे रिचर्ड की कल्पना से भी ज्यादा तेज हैं।
उसके शरीर पर काले शल्क उसके पंजों के सामने टोफू जैसे थे। अरे छोटे भाई, सावधान रहना। रिचर्ड की हताशा देखकर चक्स हंसा। काले भेड़िए के छोटे आकार को मत देखो, लेकिन उसका शरीर 29 पॉइंट का है। हालांकि मांसपेशियों के मामले में इसकी तुलना तुमसे नहीं की जा सकती, लेकिन गुणवत्ता में ये तुमसे कहीं आगे है। ये सुनकर रिचर्ड चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी छोटी चीज का शरीर इतना मजबूत होगा। काला भेड़िया फिर से झपटा, अब भी बिजली की तरह तेज। लेकिन इस बार रिचर्ड तैयार था। उसने अपनी तलवार को थोड़ा हिलाया और ब्लेड से एक तेज चीख निकली। पवन कौवा वार। तलवार का सामना करते हुए काला भेड़िया जरा भी नहीं डरा। एक झटके में उसने अपना शरीर घुमाया और कांपती तलवार की धार उसकी रीढ़ की हड्डी को छू गई। लेकिन रिचर्ड सिर्फ नज़दीकी युद्ध में माहिर शूरवीर नहीं है। रिचर्ड के बगल में अचानक एक लाल आग का गोला प्रकट हुआ और फिर उल्कापिंड की तरह काले भेड़िए की ओर बढ़ा। धमाका! आग का गोला फट गया और बिखरे हुए अग्नि तत्वों ने तुरंत रिचर्ड की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन अपनी मानसिक शक्ति से उसने अभी भी महसूस किया कि कुछ तेजी से उसकी ओर आ रहा है। झंझनाहट, फुफकार। काले भेड़िए के नुकीले दांतों ने तलवार के ब्लेड को काट लिया, जिससे दांत पीसने जैसी आवाज आई। आग के गोले के जादू ने अभी अभी उसके बालों को बस थोड़ा सा घुंघराला कर दिया था। ये कैसे संभव है? हालांकि रिचर्ड चौंक गया था, उसने हिलना बंद नहीं किया। उसने अपनी तलवार घुमाई और नुकीले दांतों और ब्लेड के बीच से चमकदार चिंगारियां उड़ीं। उसने फिर से देखा और अपनी तलवार पर काले भेड़िए के काटने के कारण दांतों के निशान देखे। अरे जूनियर भाई, मेरे कृत्रिम जानवर की सुरक्षा काफी अच्छी है ना? कमरे में बैठे चक्स फिर से हंसे। उनका ये कृत्रिम जानवर उनके कौशल का शिखर था। इसकी मांसपेशियां और हड्डियां उन्होंने बड़ी सावधानी से विकसित की थीं, और इसकी सुरक्षा स्तर 30 से नीचे के तात्विक नुकसान को नज़रअंदाज करने के लिए पर्याप्त थी। रिचर्ड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई भी मंत्र काले भेड़िए को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जब तक वह आग के गोले का इस्तेमाल न करे। क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो? जूनियर भाई, तुम जीत नहीं सकते। तुम कुछ पैसे क्यों नहीं खर्च करते? मैं तुम्हारे लिए एक कृत्रिम जानवर तैयार कर दूंगा जिसे तुम प्रशिक्षित कर सकोगे। वाकई, मैं कमाल का हूँ। रिचर्ड ने तारीफ की, लेकिन उसके मुंह के कोने पर आत्मविश्वास की एक झलक दिखाई दी। लेकिन तुम मुझे थोड़ा कम आंक रहे हो भाई। अगर जादूगर लड़ने के लिए सिर्फ क्रूर बल पर निर्भर रहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा विशालकाय जानवर बनना नामुमकिन है जो कई दुनियाओं को जीत सके। चक ने अपना सिर हिलाया और ठान लिया कि जब तक वह दीवार से न टकरा जाए, वह पीछे नहीं मुड़ेगा। रिचर्ड की ताकत किसी औसत दर्जे के प्रशिक्षु जितनी भी नहीं थी और उसके पास सिर्फ एक बड़ी तलवार थी। ऐसे में ब्लेक के साथ उसकी लड़ाई में कोई रहस्य नहीं था। ठीक है, तो मैं जारी रखता हूँ। ये कहने के बाद चक ने काले भेड़िए को नियंत्रित करना जारी रखा ताकि वह रिचर्ड पर हर तरफ से हमला कर सके। चूंकि रिचर्ड अपनी शारीरिक क्षमता में अचानक हुई वृद्धि के अनुकूल नहीं था, इसलिए काले भेड़िए ने उसे पीछे धकेल दिया। रिचर्ड के लिए सबसे आसान हमले का भी विरोध करना मुश्किल था। काले भेड़िए के तीखे पंजों ने समय समय पर उसके शरीर पर कई खूनी निशान छोड़ दिए। लेकिन दूसरी बार रिचर्ड 2 सिर वाले ट्रोल के खून में विलीन हो गया, जो अपनी पुनर्प्राप्ति क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। ये खून के धब्बे रिचर्ड के शरीर पर कुछ सेकंड भी नहीं टिके और फिर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगे, उसके बाजूबंदों से भी ज्यादा प्रभावशाली। इन हमलों के जरिए रिचर्ड धीरे धीरे शरीर के अनुकूल होने लगा। काटने। रिचर्ड ने काले भेड़िए के हमले को फिर से रोका और अपनी तलवार से काले भेड़िए के तीखे पंजों को रोक दिया। कुछ ही मिनटों में रिचर्ड ने अपने शरीर को युद्ध के उच्च दबाव के अनुकूल पूरी तरह से ढाल लिया था। छोटे भाई, क्या तुम जारी रखना चाहते हो? कमरे के दूसरी तरफ से चक्स की आवाज आई। ये सुनकर रिचर्ड थोड़ा मुस्कुराया। अच्छा, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। उसके बोलने के बाद रिचर्ड के बगल में अचानक 2 आग के गोले प्रकट हुए। जब चक्स ने ये देखा तो वह मदद तो नहीं की, लेकिन निराशा में सिर हिला दिया। ऊर्जा स्तर 30 से कम का नुकसान बेकार है ना? एक आग का गोला उसकी ओर उड़ा और जोरदार धमाके के साथ फट गया। बिखरे हुए अग्नि तत्वों ने तुरंत चक्स की दृष्टि अवरुद्ध कर दी। गलत। चक्स चौंक गया और उसने जल्दी से ब्लैक वुल्फ से अपनी समझ साझा की, लेकिन जैसे ही एक और आग का गोला फटा, ब्लैक वुल्फ की आंखें भी लाल हो गईं। अगले ही पल एक बड़ी तलवार काले भेड़िए के सिर पर गिरी। धमाका। मोटी तलवार ने काले भेड़िए को तुरंत जमीन पर गिरा दिया। अगर रिचर्ड ने विंड क्रो स्लैश का इस्तेमाल किया होता तो यह वार न केवल काले भेड़िए का सिर काट देता, बल्कि कम से कम उसकी आधी गर्दन भी काट देता। भाई, मेरे इस कदम के बारे में तुम क्या सोचते हो? रिचर्ड हाथ में तलवार लिए, चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान लिए चाक्स के पास आया। जादूगर केवल मंत्रों और पाश्विक बल से नहीं लड़ते, बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि चक्स एक छोटे से कमरे में उसकी दृष्टि बेहद सीमित थी और वह कृत्रिम जानवर को हमला करने के लिए नियंत्रित कर रहा था, जिससे रिचर्ड में एक कमी आ गई।
अगर चार्क्स और ब्लैक वुल्फ एक ही समय में अपनी दृष्टि खो देते हैं और लड़ाई उनकी मानसिक शक्ति की सीमा से बाहर होती है, तो चार्क्स रिचर्ड की स्थिति का निर्धारण नहीं कर पाएगा और पहल करने का अधिकार खो देगा। हालांकि औपचारिक युद्ध क्षेत्र में इस पद्धति का उपयोग करना कठिन है, लेकिन कोई भी पद्धति सार्वभौमिक नहीं है। ओह, मैं लापरवाह था। चार्क्स ने कुछ निराशा के साथ काले भेड़िए को थैले में वापस रख दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे, छोटे भाई। हाँ, मैं और कैसे जीत सकता हूँ। रिचर्ड हंसा और मन ही मन इस लड़ाई से मिले लाभों का आकलन करने लगा। इस लड़ाई से उसे बहुत कुछ हासिल हुआ। अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाने और अपने युद्ध कौशल में सुधार करने के अलावा उसने खुद में एक बड़ी कमी भी पाई, यानी कीमिया सीखने वाले एक प्रशिक्षु के रूप में उसके उपकरण वाकई बहुत खराब हैं। उसके पास जादुई कवच के कुछ ही टुकड़े थे, जिनमें से अधिकांश उसने प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्राप्त किए थे। उसके हाथ में जो महान तलवार थी वह उत्कृष्ट सामग्री से बनी थी, उसमें कीमिया का लेशमात्र भी अभाव था, वह शुद्ध रूप से खाली थी। अगर यह बात बाहर आ गई तो लोग सोचेंगे कि कियाओ लुओंडे औपचारिक प्रशिक्षुओं को कुछ नहीं सिखाते। रिचर्ड ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। लगता है मुझे अपने उपकरणों को अपग्रेड करना होगा। उपकरणों को अपग्रेड करना कोई आसान काम नहीं है। रिचर्ड के पास ज़्यादातर जादुई उपकरण घटिया किस्म के हैं और उनमें और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। नई जादुई पोशाकें बनाने के लिए आपको जादुई पोशाकों के ब्लूप्रिंट चाहिए। हालांकि कियाओ लुओंडे के पास जादुई उपकरणों के ढेरों ब्लूप्रिंट हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बदलना चाहते हैं तो आपको जो जादुई पत्थर खर्च करने होंगे वे निश्चित रूप से कम नहीं होंगे। रिचर्ड ने अभी अभी एक बड़ी खरीदारी की थी और उसके पास बहुत कम जादुई पत्थर बचे थे। उसके लिए इतने कम समय में अपने सारे उपकरण अपग्रेड करना नामुमकिन था। शुक्र है, अब उसे कोई जल्दी नहीं है। समय तेजी से बीतता है और पलक झपकते ही रिचर्ड का कॉलेज में 10वां साल शुरू हो जाता है। 2 साल पहले रिचर्ड की मानसिक शक्ति ने मध्यवर्ती ध्यान की मदद से सफलतापूर्वक 30 अंकों का आंकड़ा पार कर लिया था और एक मध्यवर्ती जादूगर प्रशिक्षु बन गया था। अब रिचर्ड की मानसिक शक्ति 32 अंकों तक पहुंच गई थी और फीडबैक प्रभाव के कारण उसकी शारीरिक क्षमता भी 30 तक पहुंच गई थी। ये गति सभी औपचारिक प्रशिक्षुओं में तेज नहीं है, लेकिन अधिकांश सामान्य प्रशिक्षुओं के लिए यह पहले से ही एक आयाम घटाने वाला हमला है। आखिरकार 2000 जादुई पत्थरों वाली मध्यवर्ती ध्यान विधि हर किसी के बस की बात नहीं है, और इस दौरान रिचर्ड ने अपने उपकरणों को उन्नत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ... केंद्रीय काले टॉवर में 56 मंजिलें हैं। जैसे ही आखिरी रून उकेरा गया, रिचर्ड पीछे झुक गया और राहत की सांस ली। उसके सामने मेज पर घने रूनों से उकेरी गई एक काली तलवार लगातार जादुई उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। आखिरकार हो गया, रिचर्ड ने हाथ बढ़ाया। इस महान तलवार को बनाने में उसे आधा साल लगा। इसके डिज़ाइन के लिए उन्होंने पिछले 2 सालों में जमा किए गए सभी जादुई पत्थर जो लॉर्ड को दान कर दिए, लेकिन ये सब इसके लायक है। दानव भक्षक नामक इस महान तलवार का खाका बनाना काफ़ी जटिल था। एक जादूगर प्रशिक्षु के रूप में रिचर्ड ने इसके निर्माण के पहले चरण को पूरा करने में ही आधा साल लगा दिया, लेकिन पहले चरण में भी इसका प्रभाव अद्भुत है। दानव भक्षक महान तलवार के पहले चरण के मुख्य मंत्र को लालची ज्वाला कहा जाता है। इसकी अविश्वसनीय गर्मी के अलावा यह मन को भी जलाता है। लालची ज्वाला के प्रयोग के बाद मन अवरोध जैसे मंत्र उनके मन की खपत को तुरंत कई गुना बढ़ा देते हैं। यह अधिकांश कम धनी प्रशिक्षुओं के लिए एक घातक झटका था। क्योंकि जादुई शक्ति का अर्थ जादुई पत्थर होता है, इसलिए अधिकांश जादूगर प्रशिक्षुओं के पास मंत्रों के अपने बेलगाम प्रयोग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त जादुई पत्थर नहीं होते हैं। एक बार जब वे लालची दानव ज्वाला से संक्रमित हो जाते हैं तो मंत्र को हटाना होगा। बेशक लालची ज्वाला का इस्तेमाल करने के लिए रिचर्ड को भी काफ़ी जादुई शक्ति खर्च करनी पड़ती है, लेकिन रिचर्ड के जादुई पत्थरों की संपत्ति बहुत ज़्यादा है। पूरी अकादमी में हर महीने 400 जादुई पत्थरों की आय गिनी जाती है। इस दौरान दानव भक्षक ग्रेटेस्ट वॉर्ड के अलावा रिचर्ड ने कई जादुई कवच भी बनाए। छिपाने वाले का लबादा उपयोगकर्ता की उपस्थिति को कम कर सकता है और प्रशिक्षु के जादुई उतार चढ़ाव को छिपा सकता है। अगर इसे श्वास छिपाने और मौन करने के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये जादूगर की जल्दबाजी में की गई खोज से भी छिप सकता है। संरक्षक पेंडेंट एक जादुई ढाल को स्वचालित रूप से सक्रिय करता है जो मंत्रों के हमले के समय 30 सेकंड तक चलती है। ये ढाल 50 ऊर्जा स्तर के मंत्रों का सामना कर सकती है और हर बार जादुई पत्थर का 1/3 हिस्सा खर्च करती है। इसके अलावा रिचर्ड के पास एक बेल की अंगूठी भी है जो दुश्मन को नियंत्रित करने के लिए एक मुड़ी हुई बेल को बुलाती है। बाज जैसी दृष्टि वाली दूरबीन, जादू तोड़ने वाली गोलियों से लैस एक जादुई बंदूक, 2 घन मीटर भंडारण स्थान वाली एक जादुई जेब, स्पीड बूट, एक मन की सुरक्षा अंगूठी और विभिन्न विविध रसायन विज्ञान संबंधी उपकरण। इन चीज़ों को तैयार करने में रिचर्ड को 7 या 8 हज़ार जादुई पत्थरों का खर्च आया, लेकिन प्रभाव निस्संदेह इसके लायक है।
रिचर्ड के पास अब न केवल विभिन्न हमलों से सुरक्षा है, बल्कि नियंत्रण, त्वरण और एक निश्चित सीमा तक लंबी दूरी के हमले की क्षमता भी है। अब उसे लगभग एक गतिशील किला कहा जा सकता है। अपनी महान तलवार को एक तरफ रख देने के बाद रिचर्ड आदतन ब्लैक टॉवर की 99वीं मंजिल पर जो लॉर्ड की प्रयोगशाला में पैसे मांगने जाता था। जो लॉर्ड की प्रयोगशाला में हर जगह खजाने हैं। वह जो सामग्री फेंकता है वह जादूगर प्रशिक्षु के लिए दुर्लभ खजाने हो सकते हैं, और जमीन पर फेंका गया मसौदा कागज उस समस्या का समाधान कर सकता है जिसके बारे में जादूगर प्रशिक्षु वर्षों से सोच रहा है। लेकिन रिचर्ड के लिए ये चीज़ें गौण थीं। वह उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता था जिनका कियाओ लुओंडे अक्सर इस्तेमाल करता था, जैसे उसके हाथ में छुरी। सामग्री, जादुई छुरी, कौशल जिन्हें परिष्कृत किया जा सकता है, कियाओ लुओंडे की जैविक शारीरिक रचना, शोधन की खपत, 40 मानसिक शक्ति, शोधन करना है या नहीं। चमत्कारी भट्टी द्वारा भेजे गए संदेश को देखकर रिचर्ड ने चुपचाप निगल लिया और छुरी को वापस उसकी जगह पर रख दिया। वह अब 40 मानसिक शक्तियों को परिष्कृत नहीं कर सकता। जैसे ही रिचर्ड प्रयोगशाला की तलाशी ले रहा था, अचानक दरवाज़ा खुला और जो लॉर्ड और अन्ना एक एक करके अंदर आ गए। ओह रिचर्ड, तुम आधे साल से प्रयोगशाला नहीं गए। क्या तुमने अपनी दानव भक्षी महान तलवार खत्म कर ली है? जो लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए रिचर्ड की ओर देखा, लेकिन जब उसने रिचर्ड के पीछे छुरी देखी तो उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसके हाथ से एक जादुई धागा निकला जिसने तुरंत छुरी को अपने हाथ में ले लिया। मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, कियाओ लुओंडे ने सावधानी से कहा। रिचर्ड ने कियाओ लुओंडे की ओर देखा, जो चोरों से पहरा दे रही थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। जैसा कि पहले बताया गया है, रिचर्ड अक्सर पैसे मांगने प्रयोगशाला में आता था, इसलिए हर बार जब रिचर्ड आता तो जो लॉर्ड की प्रयोगशाला से पंखदार कलम और ड्राफ्ट पेपर जैसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें गायब हो जातीं। हालांकि जो लॉर्ड रिचर्ड की इस आदत से परेशान था, लेकिन वह आमतौर पर कुछ नहीं कहता था। जादूगरों में कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। पास खड़ी एना ये दृश्य देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। आह गुरुजी, सिस्टर एना, बहुत दिनों बाद मिले। रिचर्ड ने उनका अभिवादन ऐसे किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। एना मुस्कुराई और अचानक रिचर्ड के पास गई और अपनी ऊंचाई रिचर्ड से तुलना की। समय बहुत तेजी से बीतता है। जब आप पहली बार अकादमी में आए थे तब आपकी ऊंचाई बस इतनी ही थी। एना ने अपनी छाती से उसकी ऊंचाई नापी और रिचर्ड अब एना से लंबा था। रिचर्ड ने एना की बातों में कुछ सुना। सिस्टर एना, क्या आप जादूगर की परीक्षा देने जा रही हैं? एना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, 2 दिन में मैं दीन की गुप्त दुनिया में जादूगर की परीक्षा देने जाऊंगी। जादूगर की परीक्षा, जादूगर की प्रशिक्षुता का अंतिम चरण। जादूगर की परीक्षा पास करके जादूगर प्रशिक्षुओं को जादूगर बनने और जादूगरों की दुनिया का सच्चा हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। बहन अन्ना, आप परीक्षा जरूर पास कर लेंगी। आप 1000 सालों में ब्लैक टावर विजार्डिंग अकादमी के एल्केमिस्ट मास्टर जो लॉर्ड की सबसे उत्कृष्ट शिष्या हैं। रिचर्ड ने प्रोत्साहित किया। ये सुनकर अन्ना के चेहरे पर मीठी मुस्कान आ गई और उसके बगल में बैठे कियाओ लुओंडे ने भी गर्व से अपनी दाढ़ी सहलाई। रिचर्ड सही कह रहे हैं अन्ना, आप दूसरों से पर्याप्त रूप से नहीं लड़ती। आपको दूसरे प्रशिक्षुओं की समझ नहीं है और आप नहीं जानती कि वे किस तरह के अजीब लोग हैं। मेरी पसंदीदा शिष्या होने के नाते आप जादूगर परीक्षा जरूर पास कर लेंगी। अन्ना ने कुछ नहीं कहा। दरअसल उसे जादूगर परीक्षा पास न कर पाने की कभी चिंता नहीं हुई थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि क्या उसे सफलतापूर्वक पदोन्नति मिल पाएगी। जादूगर बनने में असफलता की लगभग 30% संभावना होती है। एक बार पदोन्नति विफल हो जाने पर जादूगर प्रशिक्षु जीवन में कभी जादूगर नहीं बन पाएगा। एक जादूगर प्रशिक्षु के लिए आगे बढ़ने में असफल होने से ज्यादा भयानक कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बातें करने के बाद रिचर्ड ने देखा कि अन्ना को जो लॉर्ड से कुछ कहना है, इसलिए वह प्रयोगशाला से बाहर निकलकर 56वीं मंजिल वाले कमरे में लौट आया। जादूगर परीक्षा, मेरी परीक्षा जल्द ही आ रही है। रिचर्ड ने मेज पर रखे कैलेंडर पर नजर डाली। अकादमी की खूनी परीक्षा में बस 1 महीना बाकी था। 1 महीने बाद अकादमी के 4000 से ज्यादा प्रशिक्षु एक भीषण युद्ध शुरू करेंगे। सफल प्रशिक्षु जादूगर बनने की राह पर आगे बढ़ेंगे और असफल प्रशिक्षु दूसरों के लिए पोषण बनेंगे। उसे मालूम अफवाहों के अनुसार हर खूनी परीक्षा में कम से कम आधे प्रशिक्षु बाहर हो जाते थे। जब प्रतिस्पर्धा कड़ी होती थी तो ऐसी भयानक स्थितियां भी आ जाती थीं जहां 3 या 4 लोग बच जाते थे और सिर्फ एक ही बचता था। जब भी रिचर्ड ये सोचता तो उसके दिल में हमेशा कुछ अवर्णनीय भावनाएं उठती थीं। उसे लगता था कि जादूगर अकादमी की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह नहीं बता सकता था कि कहाँ। लेकिन उसने जल्दी ही इन भावनाओं को पीछे छोड़ दिया। योग्यतम का अस्तित्व, अब वह नियमों को बदल नहीं सकता, इसलिए वह केवल उनके अनुसार ही ढल सकता है।